एक शानदार और भव्य महल जिसकी दीवारें चमकदार रोशनी से जगमगा रही थीं, एक आकर्षक लेकिन प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। हरे रंग की चट्टान से उठती हरी हरी धुंध हर तेल के दीपक में जल रही थी और पूरे महल में फैल रही थी। हेलो ये दोस्तों, हरे ऐसी पत्थर कहानी सुनने के जो लिए नीले हमारा चैनल चंदन के बने सब्सक्राइब कर लें थे, और जलने पर एक शेयर अनोखी कर और दें वीडियो को। मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध छोड़ते थे। ये खेती के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन काफी महंगे थे, इसलिए इन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना ही महल के मालिक की हैसियत को दिखाने के लिए काफी था। अंदर के महल में एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर अटूट दृढ़ संकल्प था और उसकी आंखों में एक गरिमा भरी चमक थी जो उसकी लंबे समय से उच्च पद पर रहने की गवाही दे रही थी। उसके पीछे से एक हल्की सी चमक उठती हुई दिखाई दे रही थी जो आग और बिजली के बीच झूलती हुई लग रही थी और धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकाल रही थीं। लेकिन अगर कोई उसके दाहिने हाथ की ओर देखता तो उसे पता चलता कि वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। उस आदमी के बगल में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी जिसने महल के कपड़े पहने हुए थे। उसका शरीर सुडौल था और उसके नैन नक्श स्वाभाविक रूप से आकर्षक थे, हालांकि उसका चेहरा बेहद पीला और बीमार लग रहा था। इस समय ये दोनों, जो साफ तौर पर उच्च पद पर थे, अपने सामने बिस्तर पर लेटे 13 साल के लड़के को देखकर चिंता से भर गए। लड़का बहुत कमजोर था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। फिर भी एक अजीब सी खून की आभा उसके चेहरे पर घूम रही थी जो युवा ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए था। जब वह अजीब खून उसके शरीर के नीचे घूम रहा था तो एक आदिम विनाश बाघ की कड़वी और आक्रोश भरी चीख धीरे धीरे गूंज रही थी। जैसे ही आदिम विनाश बाघ की चीख गूंजी, उस लड़के के माथे की नसें फड़क उठीं और उसका शरीर लगातार कांपने लगा। उसका चेहरा इस तरह मुड़ गया मानो वह कोई अवर्णनीय दर्द सह रहा हो। लड़के के बगल में एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग खड़े थे जिनके हाथ में एक तांबे का आईना था। उस तांबे के आईने से निकल रही हल्की रोशनी लड़के के शरीर पर पड़ रही थी। इस रोशनी में लड़के के चेहरे पर मौजूद अजीब सी खून की आभा धीरे धीरे शांत होने लगी। वह खून की आभा एक धूप की बत्ती जितनी देर तक रही और फिर आखिरकार पीछे हट गई और लड़के की हथेली में समा गई। सफेद बालों वाले बुजुर्ग वेदांत ने तुरंत राहत की सांस ली, मानो उनके ऊपर से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। फिर वह मुड़े और महल के कपड़े पहने बेचैनी से इंतजार कर रहे देवेश और सुहानी को प्रणाम किया। महाराज, बधाई हो, उन्होंने कहा। कुमार ने आखिरकार इस 3 साल की कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। अगले 3 सालों तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब देवेश और सुहानी ने यह सुना तो उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी और उनकी मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। पीले चमकदार कपड़े पहने देवेश ने बुजुर्ग वेदांत की ओर आशा भरी नजरों से देखा और पूछा, गुरु वेदांत, ध्रुव अब 13 साल का हो चुका है। इस उम्र में बच्चों में आमतौर पर 8 मेरिडियन होते हैं और वे अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। ध्रुव के बारे में क्या? यह सवाल सुनकर सफेद बालों वाले बुजुर्ग वेदांत का चेहरा तुरंत कुछ उदास हो गया। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, महाराज, मैं इस बार भी उनके शरीर में 8 मेरिडियन चैनल नहीं ढूंढ पाया। यह सुनकर देवेश के चेहरे पर भी उदासी छा गई। इस दुनिया में साधना की शुरुआत व्यक्ति के शरीर के भीतर से होती है। शरीर में अनगिनत मेरिडियन होते हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 8 महान मेरिडियन थे। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति के 8 मेरिडियन लगभग 13 साल की उम्र में धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस समय इन 8 मेरिडियन को ढूंढना जरूरी था। केवल 8 मेरिडियन को ढूंढकर ही कोई साधना शुरू कर सकता था। भूमि की उत्पत्ति ऊर्जा को ग्रहण करके और 8 मेरिडियन को खोलकर। यह चैनल खुलने का चरण था और यहीं से सभी साधनाएं शुरू हुईं। इसके माध्यम से साधक भूमि की उत्पत्ति ऊर्जा को ग्रहण कर सकते थे और खुद को पूरी तरह से बदल सकते थे। इसलिए उन्हें उत्पत्ति गुरु के रूप में जाना जाता था। बुजुर्ग वेदांत ने देवेश के चेहरे पर निराशा देखी और खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन धीरे से आह भरी, महाराज तो पवित्र आदिम विनाश बाघ के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने दुनिया को चौंका दिया होता और स्वर्ग की ओर देखा होता। कौन सोच सकता था कि ऐसी विपत्ति आएगी? देवेश की मुट्ठियां कस गईं जबकि सुहानी की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना मुंह ढक लिया और जोर से 2 बार खांसी।
मेरी रानी, कृपया अपना ध्यान रखें। बुजुर्ग वेदांत ने यह देखकर जल्दी से कहा, कुमार का पोषण करने से आपने बहुत सारा सार रक्त खो दिया है। आप अपनी भावनाओं को बेकाबू नहीं होने दे सकती। हालांकि महल के कपड़ों में सजी सुहानी ने बस अपना हाथ हिलाया। बिस्तर पर लेटे उस लड़के को देखते हुए उसकी आंखों में उदासी छा गई। ध्रुव के शरीर में जहर हर 3 साल में एक बार फूटता है। हर बार का प्रकोप पिछले प्रकोप से ज्यादा गंभीर होता है। जहर को खत्म करने के लिए वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता है। फिर भी उसके 8 मेरिडियन अभी तक नहीं मिले हैं। अब से 3 साल बाद क्या किया जाएगा? बुजुर्ग वेदांत कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, 3 साल बाद बाहरी दबाव अपना असर खो देगा, और अगर यही स्थिति रही तो मुझे डर है कि कुमार की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। ये शब्द कहते ही भीतरी महल में सन्नाटा छा गया। देवेश की मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था और सुहानी के मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। इस सन्नाटे के बीच अचानक एक युवा लेकिन शांत आवाज उभरी, क्या इसका मतलब है मेरे पास केवल 3 साल बचे हैं? महल में मौजूद तीनों लोग यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से ऊपर देखा तो पाया कि बिस्तर पर लेटे उस लड़के ने न जाने कब आंखें खोल ली थीं और अब उन्हें घूर रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। साफ था कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का इतनी जल्दी जाग जाएगा। पहले भी वह 2-3 दिन तक बेहोश रहने के बाद धीरे धीरे जागता रहा था। ध्रुव, इस लड़के का नाम जिसे ध्रुव कहा गया था, और उसकी आंखों के सामने जो अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला थे, वे महान जनसीन साम्राज्य के राजा और रानी देवेश और सुहानी थे। ध्रुव का युवा चेहरा कुछ पीला सा था। उसने अपने होंठ भींच रखे थे। शायद बचपन से ही कमजोर शरीर के कारण वह सिर्फ किताबें ही पढ़ पाता था और इसलिए काफी विद्वान लग रहा था। एक पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली के बीचों बीच एक गहरे लाल रंग का उभार दिखाई दे रहा था, जो मानो उसकी त्वचा के सबसे गहरे हिस्से में धंसा हुआ था। वह धीरे धीरे हिल रहा था और ऐंठ रहा था, मानो कोई खूनी आदिम विनाश बाघ हो। उसके भीतर से एक हल्की लेकिन बेहद कड़वी और आक्रोश भरी आभा उठ रही थी, जो ठंड न होने पर भी सिहरन पैदा कर रही थी। पिताजी, माताजी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे बताया जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना? ध्रुव ने अनजाने में ही अपने दांत पीस लिए, अपनी हथेली पर उस छोटी सी खून की आदिम विनाश बाघ जैसी चीज को घूरते हुए। यही वह चीज थी जिसने उसे मृत्यु से भी बढ़कर दर्द का एहसास कराया था। हर 3 साल में यह चीज अपना असर दिखाना शुरू कर देती थी। यह अपने साथ एक अंतहीन दर्द लेकर आती थी, मानो यह उसके शरीर के मांस को इंच इंच करके खा रही हो। ध्रुव की बातें सुनते ही देवेश और सुहानी के चेहरों का रंग उड़ गया। खास तौर पर देवेश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके चेहरे पर गहरा पश्चाताप और आत्मग्लानि साफ दिखाई देने लगी। यह सन्नाटा काफी देर तक छाया रहा। माहौल भी भारी सा लगने लगा था। तभी देवेश ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, यह आदिम विनाश बाघ का आक्रोश जहर है। आदिम विनाश बाघ का आक्रोश जहर। ध्रुव की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था। देवेश का हाथ कुछ कांप रहा था क्योंकि उसने ध्रुव के बालों को सहलाते हुए आगे कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें इन बातों के बारे में पता चले। ध्रुव, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हमारे जनसीन वंश के पवित्र आदिम विनाश बाघ हो। ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और एक कड़वी हंसी निकाल दी। क्या वाकई इतना दुखी पवित्र आदिम विनाश बाघ था? उसके शरीर में 8 मेरिडियन भी नहीं मिल पा रहे थे। देवेश ध्रुव के पास बैठ गया। उसकी आवाज धीमी थी। ध्रुव, वर्तमान महान जनसीन साम्राज्य को शायद एक छोटा और महत्वहीन देश ही माना जा सकता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि 15 साल पहले महान जनसीन एक शक्तिशाली राष्ट्र था। हर देश हमें श्रद्धांजलि देने आता था और हमारी शक्ति सभी पर भारी पड़ती थी। ध्रुव के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस विशाल महाद्वीप में फैले अनगिनत साम्राज्यों में महान जनसीन साम्राज्य वास्तव में कोई खास उल्लेखनीय नहीं था। वह कैसे सोच सकता था कि अतीत में इसका इतना बड़ा दर्जा था? क्या तुम अवतार साम्राज्य के बारे में जानते हो? देवेश ने इस नाम के हर शब्द को धीरे धीरे बोला, मानो वह इसे अपने दिल में उकेरना चाहता हो। अवतार साम्राज्य? ध्रुव ने सिर हिलाया। अवतार साम्राज्य इस विशाल महाद्वीप के सर्वोच्च साम्राज्यों में से एक था। यह एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें अनगिनत उत्पत्ति
गुरु थे। इसकी तुलना में महान जनसीन एक विशालकाय के सामने बौने जैसा था। देवेश की आंखें इस पल धीरे धीरे लाल हो गईं। उनके भीतर गहरी नफरत उभर आई। तो क्या तुम्हें पता है कि 15 साल पहले अवतार का वर्तमान शाही परिवार महान जनसीन साम्राज्य की एक प्रजा मात्र था? ध्रुव की आंखों में आखिरकार आश्चर्य की एक किरण उभरी। अवतार शाही परिवार कभी महान जनसीन का अधीन था? क्या 15 साल पहले महान जनसीन सचमुच इतना शक्तिशाली था? तो फिर चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? ध्रुव पूछताछ करने से खुद को रोक नहीं सका। जब कई 100 साल पहले महान जनसीन की स्थापना हुई थी तो वो वंश हमारे साथ रहा और हमने चारों ओर युद्ध छेड़ा। वे वफादार और समर्पित जागीरदार थे। बाद में महान जनसीन ने एक देश बसाया और उनकी सेवाओं के सम्मान में हमने वो वंश को राजा वू की वंशानुगत उपाधि प्रदान की, जिससे उन्हें असीमित विशेषाधिकार और शक्ति प्राप्त हुई। और इस प्रकार अगले 100 वर्षों तक वो वंश ने महान जनसीन की सीमाओं की रक्षा की और उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर दिया। देवेश का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों में खून की नसें उतर आईं। हालांकि 15 साल पहले कौन सोच सकता था कि वो कबीला अचानक विद्रोह कर देगा। तभी हमारे जनसीन शाही कबीले को एहसास हुआ कि अपनी ताकत छुपाने और वर्षों तक इंतजार करने के बाद वो कबीला पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो गया था और यहां तक कि कई सम्मानित राजा भी उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। 1 साल से भी कम समय में हमारा जनसीन कबीला पूरी तरह से हार गया और केवल दक्षिण की ओर ही भाग सका। हम अपने जनसीन कबीले की पैतृक भूमि की ओर भागे, जो अब वर्तमान महान जनसीन का क्षेत्र भी है। मुझे नहीं पता कि वो कबीले ने विद्रोह क्यों किया। महान जनसीन में उन्हें जो दर्जा प्राप्त था वह शाही कबीले से जरा भी कम नहीं था। बाद में ही एक जासूस को वो कबीले से कुछ जानकारी मिली, एक भविष्यवाणी जो कई 100 सालों से वो कबीले के अंदरूनी लोगों में प्रचलित थी। एक भविष्यवाणी? ध्रुव थोड़ा स्तब्ध था। देवेश ने अपने दांत पीसते हुए हर शब्द को थूकते हुए कहा, अजगर और गौरैया आदिम विनाश बाघ को निगल जाएंगे और महान वो उठेगा और फलेगा फूलेगा। अजगर और गौरैया आदिम विनाश बाघ को निगल जाएंगे और महान वो उठेगा और फलेगा फूलेगा। ध्रुव ने धीरे से ये शब्द दोहराए, लेकिन वह इनके पीछे का अर्थ समझ नहीं पाया। इसका क्या मतलब है? देवेश की आंखें इस पल लाल हो गईं। ध्रुव को घूरते हुए उसकी आंखों में अतुलनीय दुख उमड़ आया। उस समय मुझे भी इन शब्दों के पीछे का सही अर्थ समझ नहीं आया था। एक खास दिन तक महान जनसीन के पूरी तरह से हारने के बाद मैंने अपने बचे हुए लोगों का नेतृत्व किया और लगातार पीछे हटता रहा। वो कबीले ने हमारा तब तक कड़ा पीछा किया जब तक कि हम अपने पैरों के नीचे इस महान जनसीन शहर तक नहीं पहुंच गए। हालांकि वो कबीले ने हमें बस घेर लिया और हमला नहीं किया, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। वे किसका इंतजार कर रहे थे? ध्रुव को बेचैनी महसूस हुई। देवेश ध्रुव को घूरता रहा। उसके चेहरे के भावों से ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर ही अंदर रो रहा हो। निराशा और गुस्से के इस मिश्रण ने ध्रुव का दिल दहला दिया। वे तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहे थे। देवेश के शब्दों ने ध्रुव के दिल को जोर से झकझोर दिया। वह पूरी तरह से चौंक गया था। बगल में ध्रुव की मां सुहानी पहले से ही अपना मुंह ढके हुए थी। उसकी दबी हुई सिसकियां चरम सीमा तक निकल रही थीं। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो कैसा महसूस हुआ था? देवेश ने लाल आंखों से ध्रुव को देखा। ध्रुव, जिस क्षण तुम पैदा हुए आकाश में एक रहस्यमय चिन्ह प्रकट हुआ। आदिम विनाश बाघ क्यों तुम्हारे चारों ओर घूम गया और एक आदिम विनाश बाघ की दहाड़ ने धरती को हिला दिया। यह पवित्र आदिम विनाश बाघ का चिन्ह था। तुम्हारे 8 मेरिडियन चैनल स्वाभाविक रूप से जन्म के समय खुल गए, जिससे तुम चैनल खोलने के चरण को छोड़ सकते हो और क्यूई पोषण स्तर तक पहुंच सकते हो। इसे 1 अरब में एक पवित्र आदिम विनाश बाघ आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति को उच्चतर साधना चरणों तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे जनसीन वंश के अभूतपूर्व पवित्र आदिम विनाश बाघ के रूप में तुम सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकते और इस धरती पर सबसे लंबी आयु प्राप्त करते। देवेश की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, जबकि उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था। कोई कल्पना कर सकता था कि ध्रुव के जन्म पर वह कितना भावुक हो गया होगा। स्वर्ग ने झोऊ वंश को नहीं छोड़ा था और उन्हें ऐसी विपत्ति के दौरान एक पवित्र अजगर के जन्म का स्वागत करने की अनुमति दी थी। ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं।
साफ था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जन्म के समय ऐसी कोई घटना घटी थी। तो फिर क्यों? अपने शरीर को छूते ही उसके हाथ हल्के से कांप उठे। चूंकि उसकी 8 मेरिडियन नाड़ियां प्राकृतिक रूप से खुली थीं, तो अब वे उसके शरीर में क्यों नहीं दिखाई दे रही थीं? देवेश की भावुक आवाज अचानक रुक गई। उसकी आंखों की चमक मानो इस पल पूरी तरह गायब हो गई। उनमें बस गहरी उदासी थी, जैसा कि उसने उदास होकर बताया, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा जन्म हुआ, उसी क्षण राजा वू की पत्नी ने भी शहर के बाहर एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था। अजगर क्यू बच्चे के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि आत्मा गौरैया क्यू बच्ची के सिर के चारों ओर मौजूद थी। दोनों को भी भाग्य का आशीर्वाद मिला था। इसके अलावा हमें मिली जानकारी के अनुसार राजा वू की पत्नी 3 साल तक गर्भवती रही और उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर भी उसने उस दिन अचानक बच्चे को जन्म दिया। पहले मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उस पल आखिरकार यह बात साफ हो गई। कहा जाता है कि एक ही साल, महीने और दिन में जन्मे लोग एक दूसरे का भाग्य निगल सकते हैं। पता चला कि वो कबीले की कई सालों की साजिश सिर्फ महान जनसीन पर नहीं, बल्कि हमारे जनसीन कबीले के अजगर पर लक्षित थी। ध्रुव का मुंह खुला और बंद हुआ। उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक ठंडक तेजी से फैल गई। यह एक साजिश थी। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? जाहिर था कि यह साजिश 100 सालों से चल रही थी और उनके जनसीन वंश के खिलाफ थी। एक बड़ी योजना जो खास तौर पर उन्हीं के खिलाफ थी। इसके लिए उन्होंने राजा वू की पत्नी को 3 साल तक बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। यह सब उसके इंतजार में किया गया था। देवेश ने सिर हिलाया और भारी आवाज में बोला, यह सचमुच एक साजिश थी। वो वंश ने कई 100 सालों तक महान जनसीन में धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। उन्होंने हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी थीं और हमारा पूरा विश्वास हासिल किया था। लेकिन कौन सोच सकता था कि उनका सदियों लंबा इंतजार सिर्फ तुम्हारे आने के लिए था? उस दिन राजा वो शहर में घुस आया और हमें करोड़ों महान जनसीन नागरिकों की जान लेने की धमकी दी। वह तुम्हारी मां और मेरे सामने तुम्हारे पवित्र आदिम विनाश बाघ आशीर्वाद को छीनना चाहता था। यह कहते हुए देवेश की आंखों से खून के आंसू बह निकले। बगल में बुजुर्ग वेदांत के चेहरे पर भी दुख के भाव थे और वे धीमी आवाज में बोले, उस दिन महाराज की रक्षा के लिए महामहिम ने महान जनसीन पर्वत पर राजा वू से युद्ध किया, लेकिन वे जनसीन पर्वत के आगे टिक नहीं पाए और उनका एक हाथ कट गया। अगर राजा वू को यह डर न होता कि दूसरे लोग उनके पवित्र आदिम विनाश बाघ आशीर्वाद को नष्ट कर देंगे, तो संभव है कि राजा वू के हाथों महामहिम की भी मृत्यु हो जाती। महामहिम के भाग्य को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए राजा वू ने शपथ ली, अवतार साम्राज्य अगले 100 वर्षों तक महान जनसीन में आधा कदम भी नहीं रखेंगे। जैसे ही वह भयानक दृश्य एक बार फिर उसके मन की गहराइयों से उमड़ पड़ा, सुहानी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। वह ध्रुव के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी, उसे कसकर गले लगा लिया और दिल दहला देने वाली आवाज में रोने लगी, ध्रुव मेरे दयनीय बेटे, मां ने तुम्हें निराश किया है। उस दिन की क्रूर यादें एक बार फिर खून से लथपथ हो गईं। उसे साफ याद आया कि कैसे हाल ही में जन्मे ध्रुव को एक व्यूह रचना की आंख की तरह इस्तेमाल किया गया था और राजा वू द्वारा स्थापित वेदी पर रखा गया था। वेदी पर उनके साथ राजा वू के हाल ही में जन्मे पुत्र और पुत्री भी थे। हालांकि एक से चोरी हो रही थी, जबकि अन्य 2 ले जा रहे थे। भाग्य का अनादर करना शरीर से मांस छीलने जैसा था। ऐसा दर्द अकल्पनीय था। सुहानी उस समय कुछ ही पल पहले खुशी से चमक रही थी। वह बस असहाय होकर अपने बच्चे को अंतहीन दर्द सहते हुए देख रही थी। इतना दर्द कि उसकी नन्ही सी चीख भी भारी हो गई थी। ऐसी निराशा और शक्तिहीनता के कारण वह बेहोश हो गई थी। उफ! भावनाओं के इस अचानक उभार के कारण सुहानी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अनजाने में ही उसके मुंह से ताजा खून निकल आया, जिससे ध्रुव के बाल लाल हो गए। क्या हुआ मां? ध्रुव बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से सुहानी के मुंह के कोने से खून पोंछने में उसकी मदद की। बुजुर्ग वेदांत भी बगल से दौड़कर आए। उनकी हथेली से कोमल ऊर्जा प्रवाहित हुई और सुहानी के सिर के ऊपर से होते हुए उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसके शरीर में क्यूई और रक्त का संतुलन बना रहा। उन्होंने पीली पड़ी सुहानी को देखा, फिर ध्रुव की ओर आह भरते हुए कहा, कुमार, कृपया आपकी रक्षा न कर पाने के लिए महाराज
और महारानी को दोष न दें। उस समय महाराज ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था और युद्ध में लगभग मर ही गए थे। महारानी, आपका भाग्य चुराए यानी के बाद उन्होंने आपके शरीर में अपना सत्व रक्त संचारित किया। इसके बाद उन्होंने आपको हर साल रक्त दिया, जिससे आपकी महारानी आज तक जीवित रहीं। हालांकि महारानी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हर बार जब उन्होंने अपना रक्त दिया तो उनकी आयु 3 वर्ष कम हो गई। पिछले 12 वर्षों में उनकी आयु पहले ही 36 वर्ष कम हो चुकी है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा आघात है और अब उनके पास जीने के लिए 10 वर्ष से भी कम समय बचा है। क्या? तुमने क्या कहा? ध्रुव ने जब यह सुना तो मानो बिजली गिर गई हो। उसकी आंखों में खून की नसें दौड़ गईं। उसने पहले कभी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उसने सुना कि उसका भाग्य चुरा लिया गया है। आखिर ये घटनाएं तब घटी थीं जब वह अभी बहुत छोटा था। इसीलिए पवित्र आदिम विनाश बाग आशीर्वाद के प्रति उसकी भावनाएं ज्यादा तीव्र नहीं थीं। अगर वह छीन भी लिया जाता तो उसे बस थोड़ा सा सदमा ही लगता। हालांकि यह तथ्य कि वह वू वंश की सदियों पुरानी साजिश का निशाना था, उसके दिल में सदमे की गहरी लहरें उठा रहा था, लेकिन वह उन्हें दबाने में कामयाब रहा। हालांकि जब उसे पता चला कि उन्होंने उसकी प्यारी मां की जीवन शक्ति को क्षीण करने पर मजबूर किया था, तो ध्रुव के दिल में पहली बार एक बेकाबू हत्या की भावना जागी। इस प्रकार जब ध्रुव ने बुजुर्ग वेदांत की बातें सुनी तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उसके शरीर का खून तेजी से उसके सिर की ओर दौड़ पड़ा, जिससे उसका चेहरा खून से लाल हो गया। वह नाजुक और अपरिपक्व चेहरा अब काफी भयावह लग रहा था। वो कबीले, तुमने मेरी मां को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। तुम सचमुच मौत के लायक हो। ध्रुव की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके दिल में क्रोध और हत्या की भावना उमड़ रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। देवेश ने सुहानी को गोद में उठाया और उसे एक जेड सोफे पर टिका दिया। उसके बाल थोड़े सफेद लग रहे थे और उसकी गरिमामयी आभा लगभग लुप्त हो गई थी जब उसने स्तब्ध होकर कहा जाता है कि चूंकि वो वंश की नींव कमजोर थी, इसलिए उन्हें एक देश स्थापित करने, अपने वंश को आगे बढ़ाने और अपनी शक्ति से सबको विस्मित करने के लिए पर्याप्त भाग्य की आवश्यकता होती है। इन सब के लिए तुम्हारा पवित्र आदिम विनाश बाग आशीर्वाद आदर्श था। राजा वू ने तुम्हारा भाग्य छीन लिया और उसे अपने बेटे और बेटी को दे दिया। उसके बाद से अवतार साम्राज्य को आदिम विनाश बाग और फीनिक्स ने सुरक्षित रखा, जिससे उनका देश समृद्ध हुआ। फलता फूलता अवतार साम्राज्य तुम्हारे चुराए हुए भाग्य का ही आर्णी है। इस बीच तुम्हारे पवित्र आदिम विनाश बाग आशीर्वाद को जबरन छीन लेने से स्वाभाविक रूप से तीव्र आक्रोश पैदा हुआ। उस राजा वू ने जानबूझकर इस आक्रोश को तुम्हारे शरीर में सील कर दिया, जिससे आदिम विनाश बाग का आक्रोश विष उत्पन्न हुआ। यह तुम्हारे सार रक्त को पीकर लगातार खुद को मजबूत करता रहता है। एक निश्चित दिन तक जब यह अंततः परिपक्व हो जाता है, फिर यह फट जाएगा और तुम्हारी जीवन शक्ति को पूरी तरह से निगल जाएगा। इस बीच तुम्हारी पवित्र आदिम विनाश बाग जड़ क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे तुम्हारी प्राकृतिक रूप से निर्मित 8 मेरिडियन नाड़ियां लुप्त हो गईं। अब तक तुम्हारी 8 मेरिडियन नाड़ियां प्रकट नहीं हुई हैं, जिससे तुम्हारी साधना यात्रा अत्यंत कठिन हो गई है। देवेश का स्वर काफी उदास था और उसमें बेबसी का अंतहीन एहसास था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि उस दिन उनके जनसीन कबीले के लिए कितनी निराशा भरी रही होगी। उस दिन अजगर और गौरैया शहर के बाहर चिल्ला रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियां फूट पड़ी थीं और उन्होंने रूपांतरण का अवसर पा लिया था। उस दिन पवित्र आदिम विनाश बाग शहर के अंदर विलाप करने लगा तथा हरे धुएं में बदल गया, जो सर्पिलाकार रूप में उठता था और फिर लुप्त हो गया। यह अजगर और गौरैया द्वारा अजगर को निगलना था। भीतरी महल में सन्नाटा छाया हुआ था। वातावरण इतना दमघोंटू था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ध्रुव ने देवेश को देखा, जो उसके बगल में बैठा था। आमतौर पर रौबदार दिखने वाला देवेश का चेहरा इस समय बेजान और शक्तिहीन था। जाहिर था कि उस समय की घटनाओं ने उसके लिए बहुत बड़ा आघात पहुंचाया था। उसके बेटे का भाग्य उसके दुश्मन ने उसके सामने ही छीन लिया था। उसकी नींव को तहस नहस कर दिया था और वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। कल्पना की जा सकती है कि किसी भी पिता के लिए यह कितना अपमानजनक रहा होगा। ध्रुव ने अपने होंठ
भींच लिए। वह देवेश के चरित्र को समझ गया। अगर करोड़ों महान जनसीन प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा न होता तो शायद वह राजा वू के साथ मिलकर ही मर जाता। इसीलिए मेरी 8 नाड़ियां कभी प्रकट नहीं हुईं, जिससे मेरे लिए साधना शुरू करना मुश्किल हो गया। इस राजा वू के तरीके वाकई क्रूर हैं। ध्रुव ने अपनी हथेली पर धीरे धीरे हिलते हुए गहरे लाल रंग के बंडल को गुस्से से देखा। उसकी नियति को छीनना और उसके पवित्र आदिम विनाश बाघ की जड़ों को नष्ट करना ही काफी नहीं था। राजा वू तो उसे आदिम विनाश बाघ के आक्रोश विष के जरिए धीरे धीरे मौत के घाट उतारकर पूरी तरह से खत्म करने का इरादा भी रखता था। ध्रुव को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि उसकी रानी मां को इस कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा था और अब उसके पास जीने के लिए 10 वर्ष से भी कम समय बचा था। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव ने धीरे से अपने दिल में उमड़ते गुस्से को दबाया। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ब्लेड से चीर दिया गया हो। जब उसने बगल में सो रही सुहानी के पीले चेहरे की ओर देखा और पूछा, पिताजी, मां के लिए क्या किया जा सकता है? उनकी बची हुई जिंदगी। देवेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस दुनिया में ऐसे रहस्यमयी खजाने मौजूद हैं जो किसी की जिंदगी बढ़ा सकते हैं। अगर हमें ऐसी कोई चीज मिल जाए तो हम तुम्हारी राजमाता की जिंदगी बढ़ा पाएंगे। हालांकि जब वह इस बिंदु पर पहुंचा तो देवेश ने कड़वी मुस्कान के साथ आगे कहा, ऐसे रहस्यमयी खजाने बेहद दुर्लभ हैं। मैंने एक बार महान जनसीन की विशाल जनशक्ति का इस्तेमाल खोज के लिए किया था, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। ग्रेट जनसीन तो उस जमाने की तुलना में कुछ भी नहीं है। अब हम बस यहीं छिप सकते हैं। हमारे पास अपनी रक्षा करने की भी ताकत नहीं है। ध्रुव का हाथ कसकर जकड़ा हुआ था। इस क्षण उसे आखिरकार शक्ति के फायदे समझ में आ गए। अगर उसके पास शक्ति होती तो वह सबसे खतरनाक वर्जित जगहों पर भी उन रहस्यमय खजानों की खोज कर सकता था जो उसकी जिंदगी बढ़ा सकते थे। हालांकि उसके शरीर की 8 मेरिडियन चैनल कभी न दिखाई देने के कारण उसके पास खुद की रक्षा करने की शक्ति भी नहीं थी। ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, पिताजी, क्या मैं वास्तव में जेनेसिस मास्टर बनने में असमर्थ हूं? उसकी मां ने उसकी खातिर अपना सार रक्त खो दिया था, जिससे उसकी उम्र कम हो गई थी। उसका बेटा होने के नाते वह चुपचाप बैठकर कैसे देख सकता था? इसके अलावा अगर उसे अवतार साम्राज्य और उसके साथ किए गए हर कृत्य के बारे में पता न होता तो भी ठीक होता, लेकिन अब जब वह जान गया था तो ऐसा कर्ज इतनी आसानी से नहीं चुकाया जा सकता था। लेकिन यह सब तभी स्थापित हो सकता था जब उसके पास पर्याप्त शक्ति हो, और इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वाले लोगों का समूह स्वाभाविक रूप से जेनेसिस मास्टर्स थे। ध्रुव की बातें सुनकर देवेश की भौहें तन गईं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। काफी देर बाद आखिरकार उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्या तुम सचमुच हार मानने को तैयार नहीं हो? ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसने वर्षों तक कष्ट और यातनाएं सही थीं, लेकिन इससे उसमें एक परिपक्वता और दृढ़ संकल्प भी आया था जो उसकी उम्र से कहीं बढ़कर था। वह जानता था कि जब से वो कबीले ने विद्रोह किया और उसका भाग्य चुराया, तब से उन दोनों के लिए सहअस्तित्व का कोई रास्ता नहीं था। महान जनसीन का आज भी जीवित होना उस समय राजा वू द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के कारण ही संभव हुआ था। 100 साल की प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद यह कल्पना करना आसान था कि अवतार साम्राज्य सबसे पहले महान जनसीन का नरसंहार करेगा, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित संकट को रोका जा सके। इसीलिए ऐसे परिणाम को बदलने के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति होनी आवश्यक थी। देवेश ध्रुव के दृढ़ संकल्प से काफी संतुष्ट था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने ध्रुव के कंधे पर जोर से थपथपाया। वाह, आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। चूंकि तुम तैयार हो तो पिताजी स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। देवेश के ये शब्द सुनकर ध्रुव की आंखें तुरंत चमक उठीं। सुखद आश्चर्य के साथ उसने कहा, पिताजी के पास कोई विचार है? ध्रुव ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। यह कौन सी विधि है? ध्रुव के अधीर चेहरे से अंततः एक युवा की जीवंतता झलक रही थी। पितृतर्पण समारोह 3 दिन बाद है। इस बार तुम मेरे पीछे पीछे पितरों के घर जाओगे। देवेश बस हंसा और विस्तार से कुछ नहीं बताया। फिर कुछ देर बाद वह आगे बोलने से पहले रुका। लेकिन मेरी तुमसे एक शर्त है। क्या शर्त? ध्रुव दंग रह गया।
और उसने उत्सुकता से पूछा। देवेश ने सख्ती से कहा, चाहे आप अपनी मेरिडियन नाड़ियां अनलॉक कर पाएं या नहीं, आप जेनेसिस रूनों का अध्ययन करना नहीं छोड़ सकते। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी 8 मेरिडियन नाड़ियां अनलॉक नहीं होती तो जेनेसिस रून साधना ही आपका अंतिम मार्ग होगा। अगर आप जेनेसिस रून साधना के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हैं, तो आपके शरीर में आदिम विनाश बाघ के आक्रोश के जहर को दबाना संभव हो सकता है। जेनेसिस मास्टर्स इस दुनिया में सबसे प्रचलित शक्ति थे। हालांकि यह एकमात्र मार्ग नहीं था, कई अलग अलग शैलियां और मार्ग थे और जेनेसिस रून्स का मार्ग उनमें से सबसे व्यापक और गहरा था। उस समय जब ध्रुव के 8 मध्याह्न नाड़ियां अभी प्रकट नहीं हुई थीं, देवेश के निर्देशन में ध्रुव ने उत्पत्ति रूणों के दांव का अध्ययन किया। जैसा कि कहा जाता है, अधिक कौशल होने से खुद पर बोझ नहीं पड़ता। वास्तव में कई उत्पत्ति गुरुओं को भी उत्पत्ति रूणों की कुछ बुनियादी समझ होगी। ध्रुव ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया। सच कहूं तो वह देवेश के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ गया था। उसे चिंता थी कि अगर उसके 8 मेरिडियन चैनल अभी भी प्रकट नहीं हुए तो ध्रुव खुद को निराशा में छोड़ देगा, जिससे वह जेनेसिस मास्टर बनने से वंचित रह जाएगा और अंततः उस अंतिम मार्ग को छोड़ देगा। देवेश ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। आज आराम करो, तुम्हें अभी ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए जाना है। मैं तुम्हें 3 दिन बाद पैतृक भूमि पर ले आऊंगा, ठीक है? नौजवान की आवाज उत्सुकता से भरी हुई थी। देवेश ने ध्रुव के बालों को बिखेरते हुए ठहाका लगाया। इसके बाद वह बेहोश सुहानी को गोद में उठाकर बुजुर्ग वेदांत को साथ लेकर भीतरी महल से बाहर चला गया। ध्रुव ने देवेश की पीठ को देखा। आमतौर पर गरिमामयी पीठ अब शक्तिहीन और थकी हुई आभा बिखेर रही थी, जो किसी को भी उदास कर सकती थी। वह जानता था कि एक समय था जब उसके पिता महान आकांक्षाओं से भरे हुए थे। हालांकि क्रूर वास्तविकता ने धीरे धीरे इन आकांक्षाओं को कम कर दिया था। यह सब उस राजा वू के कारण था। ध्रुव के होंठ कसकर भींच लिए गए, क्योंकि उसके विद्वान और युवा चेहरे पर एक डरावनी झलक उभर आई। वू वंश, राजा वू, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में ये आरण एक एक करके चुकाए जाएं। अगले दिन जब सुबह हुई तो ध्रुव ने गार्डों के एक समूह के संरक्षण में महल छोड़ दिया और सीधे ग्रेट जनसीन शहर के उत्तर पश्चिम जिले की ओर चल पड़ा, जहां ग्रेट जनसीन संस्थान स्थित था। देवेश ने वर्षों पहले स्वयं महान जनसीन संस्थान की स्थापना का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने सेना के विशेषज्ञों को शिक्षक बनने के लिए एकत्रित किया था। महान जनसीन संस्थान छात्रों को स्वीकार करने में कोई भेदभाव नहीं करता था, बशर्ते उनमें पर्याप्त प्रतिभा हो। यहां तक कि सामान्य लोगों को भी महान जनसीन संस्थान में साधना अभ्यास करने की अनुमति थी। वर्षों से ग्रेट जनसीन संस्थान ने कई उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे ग्रेट जनसीन साम्राज्य में इसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। यहां तक कि महामहिम ध्रुव भी यहां अध्ययन करने आते थे। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट के द्वारों पर कड़ी सुरक्षा थी। कवचधारी पहरेदार अंदर आने वाले हर व्यक्ति की पहचान की कड़ी जांच कर रहे थे। हालांकि ध्रुव को स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया से छूट थी। आखिरकार ग्रेट जनसीन शहर में हर कोई राजकुमार को पहचानता था। महामहिम नमस्कार। इसलिए जब ध्रुव द्वार पर आया तो पहरेदारों ने आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया। महाराज, ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट के कई छात्र रास्ते में आते जाते रहे। ध्रुव की ओर मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर एक खास सम्मान था। ध्रुव ने भी उनकी मुस्कान का जवाब दिया और मुट्ठियां भींचकर अभिवादन किया। वह जानता था कि इनमें से ज्यादातर छात्र आम लोग थे और उनके प्रति उनका आदर मुख्यतः उसके पिता द्वारा स्थापित ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट की वजह से था। इसने उनके जैसे आम लोगों को अपना रुतबा बढ़ाने और अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया था। ग्रेट जनसीन संस्थान का पश्चिमी जिला एक विशाल और उज्ज्वल शिक्षण कक्ष में डेस्क व्यवस्थित ढंग से सजाए गए थे। कई युवा डेस्क के सामने घुटनों के बल बैठे थे। वातावरण बहुत शांत था। ध्रुव भी पहली पंक्ति की पहली मेज पर चुपचाप बैठा था। एक चमकदार और साफ दिखने वाली जेड की पट्टिका और उसके बगल में एक गहरे लाल रंग का लंबा ब्रश रखा था। इस ब्रश का पूरा शरीर लाल जेड से बना था, जबकि ब्रश के सिरे के बाल फ्लेम राइट के सबसे मुलायम पेट के बालों से बने थे। बारीक बालों पर रोशनी झिलमिला रही थी। यह एक जेनेसिस रून ब्रश था
जब जेनेसिस रून्स को चित्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की बात आती थी तो हर कोई इन 3 शब्दों का उत्तर देता था। जेनेसिस रून ब्रश। जेनेसिस रून ब्रश जेनेसिस रून्स का माध्यम था। केवल ब्रश से ही कोई रहस्यमय और गहन जेनेसिस रून्स को चित्रित कर सकता था, भूमि की जेनेसिस क्यूई को आकर्षित कर सकता था और महान शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। इसलिए जेनेसिस रून ब्रश के महत्व के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बिना चाहे किसी की जेनेसिस रून में कितनी भी महान प्रतिभा क्यों ना हो, उसके जेनेसिस रून की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। ध्रुव ने लाल जेड जेनेसिस रून ब्रश को पकड़ रखा था, जबकि वह बिल्कुल सामने की ओर देख रहा था, जहां एक मध्यम आयु वर्ग के व्याख्याता शांत स्वर में व्याख्यान दे रहे थे। प्रत्येक स्ट्रोक बनाने के लिए अपनी आत्मा को ब्रश की नोक पर केंद्रित करें। प्रत्येक रेखा और स्ट्रोक को अपनी आत्मा को स्याही की तरह इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए। तभी खींचे गए जेनेसिस रून्स उस भूमि की जेनेसिस क्यूई का उपयोग कर पाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि जेनेसिस रून्स बनाते समय व्यक्ति का हृदय स्थिर जल के समान होना चाहिए और कोई भी विकर्षण मौजूद नहीं होना चाहिए। जेनेसिस रून ब्रश को अपने शरीर का अंग बनाकर ही आप अपनी आत्मा को ब्रश की नोक पर केंद्रित कर पाएंगे, जिससे ब्रश और आपकी इच्छा शक्ति एक हो जाएंगी, जिससे कोई भी कार्य एक ही सांस में सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद व्याख्याता ने कहा, अब हम उन 3 जेनेसिस रून्स का अभ्यास जारी रखेंगे जो मैंने आपको पिछले महीने सिखाए थे। मुझे आशा है कि आज कोई न कोई इन तीनों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा। ये शब्द कहते ही व्याख्यान कक्ष में करुण क्रंदन गूंज उठा और कई युवाओं के चेहरों पर पीड़ा के भाव थे। हालांकि जेनेसिस रून्स का अभ्यास करना आसान लग सकता है, लेकिन हर अभ्यास सत्र व्यक्ति की आत्मा को उत्का देता है और उसे बेहद थका हुआ महसूस कराता है। जब उसने उनकी चीखें सुनी तो अधेड़ उम्र के लेक्चरर ने सख्त और गुस्से से कहा, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें जो 3 रून सिखाए थे, रैम्पेजिंग बुल रून, लाइट बॉडी रून और मेटल स्किन रून, वे तो बस प्राथमिक स्तर के हैं। उनकी आवाज में अपने उन छात्रों के प्रति आक्रोश था जो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। जब कई युवाओं ने देखा कि उनके व्याख्याता क्रोधित हो गए हैं तो वे पीछे हट गए और शोर मचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद सभी ने अपने जेनेसिस रून ब्रश उठाए और अपने सामने रखी जेड पट्टियों पर चित्र बनाने लगे। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। ब्रश हाथ में लेकर उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और आसपास का शोर तुरंत गायब हो गया। उसका हृदय एक शांत तालाब की तरह था। जब उसने साफ जेड पत्थर पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी भौहों के बीच प्रकाश की किरणें उभरीं और ब्रश की नोक हल्की लाल रोशनी से टिमटिमाने लगी। ध्रुव का ब्रश नीचे गिर गया और ब्रश की नोक धीरे धीरे जेड प्लेट पर घूमती हुई कई जटिल रेखाएं छोड़ती गई। ये रेखाएं किसी मृग के सींगों जैसी लग रही थीं और एक खास आकर्षण पैदा कर रही थीं। जब ये पूरी तरह से एक साथ जुड़ जाती तो उनमें एक जादुई शक्ति प्रतीत होती। प्रत्येक जेनेसिस रून अनेक स्ट्रोक और रेखाओं से बना था। सामान्यतः जितने अधिक स्ट्रोक और रेखाएं होती थीं, उतनी ही अधिक गुणवत्ता और शक्ति से निर्मित जेनेसिस रून बनता था। ध्रुव जो रून बना रहा था वह धातु त्वचा रून था। यह केवल एक प्राथमिक स्तर का रून था और इसमें 100 से ज्यादा स्ट्रोक थे। हालांकि 100 से ज्यादा स्ट्रोक को सही ढंग से बनाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता थी। ध्रुव के ब्रश की नोक पानी की तरह चुपचाप बह रही थी। उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी और उसकी गति में एक स्वाभाविक और उन्मुक्त सौंदर्य था। चूंकि पिछले 1 साल में उसके शरीर में 8 मेरिडियन चैनल प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए ध्रुव का लगभग सारा समय जेनेसिस रून्स के अभ्यास में ही बीता था। इस प्रकार उसकी नींव दूसरे छात्रों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा आम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि उसका भाग्य छीन लिया गया था और उसकी पवित्र आदिम विनाश बाघ जड़ क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसकी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंची थी। संभवतः उसकी आत्मा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी क्योंकि वह बहुत छोटा था, इसलिए उसे उस आपदा से बचने का मौका मिला। कुछ मिनट बाद ध्रुव का पतला हाथ नीचे की ओर हल्का सा मुड़ा और उसके सामने रखी जेड प्लेट से अचानक एक चमक उभरी। एक जटिल और सुंदर जेनेसिस रून को धीरे धीरे आकार लेते देखना ही रह गया। वाह वाह! स्ट्रोक एकदम सही और जीवंतता से भरे हैं। इस मेटल स्किन रून को एक सफल कृति माना जा सकता है। जैसे ही ध्रुव ने अपना काम पूरा किया, बगल से अचानक प्रशंसा की एक आवाज सुनाई दी।
ध्रुव ने अपना सिर उठाया तो पाया कि व्याख्याता किसी अज्ञात समय से उसके पास खड़ा था और वर्तमान में प्रशंसा की मुस्कान के साथ अपने जेड टैबलेट पर उत्पत्ति ऋण को देख रहा था। व्याख्यान कक्ष में बैठे अन्य युवाओं ने सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की थी, जबकि ध्रुव पहले ही सफल हो चुका था। व्याख्याता का मूड काफी बेहतर हो गया था, क्योंकि उसने कई छात्रों की ओर देखा और कहा, अगर तुम सब भी इसकी तरह सीखते तो कितना अच्छा होता। युवा हंस पड़े और यह सुनकर सिर हिलाया। महामहिम ध्रुव इस क्षेत्र में काफी प्रतिभाशाली थे। व्याख्याता सभी से इतना अच्छा होने की उम्मीद कैसे कर सकते थे। हालांकि हंसी के बीच अचानक एक अजीब हंसी की आवाज आई। हे। व्याख्याता के शब्द थोड़े अनुचित हो सकते हैं। हमारे ज्यादातर प्रयास हमारे मेरिडियन चैनलों को खोलने पर केंद्रित हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से महामहिम की तरह जेनेसिस रून्स के अध्ययन में अपना दिल और आत्मा नहीं लगा सकते। अन्यथा क्या हम घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगा देंगे? यह हंसी काफी तीखी थी और तुरंत व्याख्यान कक्ष में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कई नजरें उस तरफ घूम गईं। ध्रुव ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं और उसी तरह से अपनी नजर उस ओर डाली। बाद में उसने कढ़ाई वाले कपड़ों में एक युवक को देखा जो उस पर एक सतही मुस्कान के साथ देख रहा था, जबकि बाद वाला अपने हाथ में जेनेसिस रून ब्रश को लापरवाही से घुमा रहा था। इस मुस्कान के कोनों में थोड़े थोड़े कटाक्ष थे। कढ़ाईदार कपड़े पहने उस युवक के अचानक बोले गए शब्दों से व्याख्यान कक्ष में सन्नाटा छा गया। जो युवक उसकी ओर देख रहे थे वे चुपचाप अपनी निगाहें हटा लीं, क्योंकि बोलने वाले की हैसियत कोई साधारण नहीं थी। कढ़ाईदार कपड़े पहने उस युवक का नाम कालमेघ था। उसके पिता महान जनसीन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। बेशक कालमेघ का दर्जा स्वाभाविक रूप से महान जनसीन साम्राज्य के राजकुमार ध्रुव से कहीं कम था। हालांकि सभी जानते थे कि कालमेघ को पुलाश मनोर के छोटे राजकुमार पुलाश का समर्थन प्राप्त था। ध्रुव ने मेज पर हल्के से अपनी उंगलियां थपथपाईं और कालमेघ की तरफ देखा, फिर उदासीनता से अपनी नजरें हटा लीं। पुलाश को खुश करने के मामले में यह आदमी सचमुच बेईमान था। चूंकि यह कालमेघ पुलाश पर इतना फिदा है, तो संभावना है कि उसके पिता ने भी राजा पुलाश के खेमे में अपना भाग्य जोड़ लिया है। ध्रुव की आंखें कुछ गहरी होती गईं। उसने एक बार अपने पिता को यह कहते सुना था कि इस राजा पुलाश को अवतार साम्राज्य का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसने वर्षों से लगातार पर्दे के पीछे से उपद्रव मचाया था। यह स्पष्ट था कि वह महान जनसीन की शांति भंग करना चाहता था। इसके अलावा क्योंकि देवेश महान जनसीन साम्राज्य से निपटने के लिए अवतार साम्राज्य को बहाना देने से डरता था, वह खुले तौर पर राजा पुलाश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था। हालांकि स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चल रही थी। इस रिश्ते के कारण ही ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में पुलाश और ध्रुव के बीच भी इसी तरह की चिंगारी थी। जब कालमेघ ने देखा कि ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसकी उपहासपूर्ण मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जैसे ही कालमेघ फिर से बोलने वाला था, लेक्चरर ने अचानक उसे खड़ी नजर से घूरा, जिससे उसके पास मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार अगर उन्हें ग्रेट जो इंस्टीट्यूट से निष्कासित कर दिया गया तो यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। जैसे ही दोनों पक्ष शांत हुए, व्याख्यान कक्ष का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। व्याख्याता 3 उत्पत्ति ऋणों के बारे में तब तक विस्तार से बताते रहे जब तक कि 2 अगरबत्तियां समय के साथ बजने लगीं और घंटी बजने लगी। ठीक है, मुझे आज यहीं रुकना होगा, हम कल जारी रखेंगे। लेक्चरर ने अपना सामान रखा और लेक्चर हॉल से बाहर चला गया। लेक्चरर के जाते ही हॉल का तनावपूर्ण माहौल तुरंत शांत हो गया। कई युवा इकट्ठा हो गए और जोरदार हंसी ठहाके और शोर शराबा शुरू हो गया। ध्रुव ने जाने की तैयारी में अपने डेस्क को व्यवस्थित किया। महारानी जब वह सफाई कर रहा था, तभी उसे अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। ध्रुव ने सिर उठाया और देखा कि उसकी मेज के सामने एक लड़की मुस्कुरा रही है। इस लड़की ने ग्रेट जो इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म पहनी थी। हालांकि ये उस पर थोड़ी बड़ी थी, फिर भी उसके सुडौल शरीर की आकृतियां साफ दिखाई दे रही थीं। उस साधारण पैंट ने उसकी लंबी और पतली टांगों को और भी आकर्षक बना दिया था। उसका गोरा रंग, उभरी हुई नाक, सुडौल भौहें और बादाम जैसी आंखें, ये सब इस बात के सबूत थे कि वो एक खूबसूरत लड़की बनने वाली थी। खासकर उसकी आंख के कोने पर आंसू के आकार का जन्म चिन्ह उसे एक अनोखा आकर्षण देता था।
उसके गुलाबी छोटे होंठ अब थोड़े सिकुड़े हुए थे। हालांकि उसने कोई महंगे गहने नहीं पहने थे और वह काफी साधारण दिख रही थी, फिर भी उसकी लंबी पोनीटेल में उसका लुक काफी दमदार लग रहा था, जो जोश से भरपूर था। वहां खड़े होने मात्र से ही व्याख्यान कक्ष में बैठे अनेक लड़कों की निगाहें मेरी ओर खिंच गईं। ध्रुव ने उस खूबसूरत लड़की को देखा और उसके विद्वान चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, ये तो तिवालकम है। लड़की का पारिवारिक नाम सु था और उसका नाम तिवालकम था। ध्रुव की नजर मिलते ही तिवालकम का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर उसने नजरें फेर लीं और उसकी नजर ध्रुव की अस्त व्यस्त मेज पर पड़ी। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, महाराज, मुझे आपकी मेज साफ करने में मदद करनी चाहिए। ध्रुव ने हंसते हुए मना नहीं किया। आखिरकार उन दोनों के बीच का रिश्ता वाकई कोई साधारण रिश्ता नहीं था। इसलिए लड़की ध्रुव की स्टडी डेस्क पर व्यस्त हो गई और उसे सब कुछ व्यवस्थित करने में मदद करने लगी। यह देखकर स्टडी हॉल में मौजूद कई लड़कों की नजरें उस पर पड़ गईं। उनकी नजरें मानो ध्रुव को जलाकर राख कर देंगी और उनके अंदर की ईर्ष्या लगभग फूट पड़ी। क्या आपके दादाजी अपनी बीमारी से ठीक हो गए हैं? ध्रुव ने व्यस्त लड़की को देखते हुए अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और पूछा। ध्रुव की बात सुनकर तिवालकम ने अपना सुंदर चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उसके गोरे हाथ ने उसकी आंखों के सामने गिरे बालों की एक लट को पीछे खींच लिया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह पूरी तरह ठीक हो गए हैं। दादाजी कह रहे हैं कि अगर आपके पास समय हो तो वे महाराज को अपने घर बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा घर थोड़ा ज्यादा ही बदसूरत है, मुझे डर है। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं हमारी अगली छुट्टियों के दौरान जाऊंगा। ध्रुव का बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब सुनकर तिवालकम ने अपने छोटे से मुंह के लाल होंठों को हल्के से काट लिया। उसकी आंखों में पानी की एक झलक सी चमक उठी, जैसे उसने उसकी ओर देखा हो। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, इस डर से कि कहीं वह उसे देख न ले। उसे अभी भी वह दिन याद है जब 1 साल पहले उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई थी। यह शायद उसके जीवन का सबसे निराशाजनक दिन था, लेकिन यह वही दिन था जब उसने एक बार फिर आशा का स्वागत करना शुरू किया। उस दिन जिस दादा पर वह बचपन से निर्भर थी, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे उनका पहले से ही बिखरा हुआ परिवार पूरी तरह बिखर गया। उनके पास मदद की तलाश में अपने दादा को अपनी छोटी सी पीठ पर बिठाकर मूसलाधार बारिश का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पैसे की कमी के कारण वह हर क्लिनिक के सामने घुटने टेक कर रोती रही और मदद की गुहार लगाती रही, इस उम्मीद में कि कोई डॉक्टर उसके दादा को बचा लेगा। उस समय वह कीचड़ में भीगी हुई थी, जो अत्यंत दयनीय दृश्य था। आखिरकार हर क्लिनिक का दरवाजा ठंड से बंद रहा। मूसलाधार बारिश में उसे लगा जैसे पूरा आसमान अंधेरा हो गया हो और उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया हो। जैसे ही उसकी हताशा चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आया और उसके हाथ में छाता थमा दिया। फिर आगे बढ़कर उसकी एकाग्र दृष्टि के सामने क्लिनिक के कसकर बंद दरवाजों को बर्बरतापूर्वक लात मारकर खोल दिया। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो और इस व्यक्ति को बचाओ। क्लिनिक के दरवाजे लात मारकर खोलने वाला स्वाभाविक रूप से ध्रुव ही था। उस समय तिवालकम बस उसकी पीठ को घूर रही थी। पहले उसे सबसे ज्यादा नफरत अमीर परिवारों के बच्चों से थी, फिर भी उसी पल उसे पता था कि वह उस लड़के की पीठ को कभी नहीं भूल पाएगी जिसने उन बड़े दरवाजों को लात मारकर खोला था। उसी दिन से उसकी जान पहचान ध्रुव से हुई। बाद में उसे पता चला कि वह महान झोउ साम्राज्य का शाही शासक है। बाद में ध्रुव को संयोग से उसकी साधना की प्रतिभा का पता चला, इसलिए उसने उसे महान झोउ संस्थान में भर्ती कराने की सिफारिश की। तभी से उसमें एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के पहले ही महीने में उसने सफलतापूर्वक पहला मेरिडियन चैनल खोल दिया, जो ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे तेज चैनल खोलने वाला बन गया। इसके बाद वह तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बन गई, जिसकी चर्चा ग्रेट जो इंस्टीट्यूट में हर कोई करता था। एक अनजानी सी जिंदगी से अचानक ध्यान का केंद्र बन जाना तिवालकम के लिए थोड़ा अस्वाभाविक सा लगा। इसके अलावा कई बार लोगों को उसके और ध्रुव के बीच का रिश्ता अप्रिय लगता था और वे मन ही मन कहते थे कि ध्रुव ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे उसका रूप भा गया था। हालांकि तिवालकम ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। सिर्फ वही जानती थी
कि जब वह पहली बार ध्रुव से मिली थी तब वह कितनी गंदी और कुपोषित बच्ची थी। अरे तुम मेरी किताबों को कितनी ऊंचाई तक रखोगे? ध्रुव ने बेबसी से तिवालकम की तरफ देखा। वह उस समय थोड़ी बेचैन थी। उसने उसकी मेज पर रखी किताबों को एक विशाल पिरामिड की तरह जमा दिया था जो आसमान तक पहुंच रहा था। आह! तिवालकम वास्तविकता में लौटी और अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत चुकंदर सा लाल हो गया और उसने जल्दी से किताबें खोली। माफ कीजिए महाराज, मैं इसे दोबारा करूंगी। उसका यह रूप और भी मनमोहक था जिससे ध्रुव को देखने वाली निगाहें तुरंत और भी ज्यादा क्रूर हो गईं। अगर ध्रुव राजकुमार न होता तो शायद वे अपनी देवी को बचाने के लिए बहुत पहले ही निकल पड़ते। उनकी निगाहों को भांपते हुए ध्रुव केवल अपना सिर हिला सका और फुसफुसाया, अब जब तुम इतनी सुंदर हो गई हो तो मैं अब तुम्हें आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर तिवालकम धीरे से हंसी और बोली, तो फिर मुझे भविष्य में अपने चेहरे पर थोड़ी गंदगी लगानी पड़ेगी ताकि मैं थोड़ा बदसूरत दिखूं। ध्रुव जवाब में केवल अपनी आंखें घुमा सका। ओह, यह सही है, ध्रुव ने मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। आपने अब तक कितने मेरिडियन चैनल खोले हैं? तिवालकम थोड़ा चौंक गई। उसने ध्रुव की तरफ देखा और फिर बहुत सावधानी से जवाब दिया, मैंने तीसरा मेरिडियन चैनल पहले ही खोल दिया है। वह जानती थी कि ध्रुव किसी अज्ञात कारण से अपनी नाड़ियां खोलने और साधना करने में असमर्थ प्रतीत होता है। इसीलिए जब दोनों साथ होते तो वह स्वेच्छा से नाड़ियां खोलने का विषय नहीं उठाती थी और अपनी प्रगति का कभी दिखावा नहीं करती थी। उसे डर था कि यह संवेदनशील विषय ध्रुव को परेशान कर देगा। तीसरा तो हो ही गया। इसी गति से 1-2 साल में सभी 8 चैनल पूरी तरह से खुल जाएंगे। ध्रुव ने प्रशंसा से आह भरी। तिवालकम की साधना प्रतिभा स्पष्ट रूप से अत्यंत उत्कृष्ट थी। 1 साल से भी कम समय में उसने वह कर दिखाया जिसके लिए दूसरों ने वर्षों मेहनत की थी। इससे वह बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनजाने में कोई खजाना उठा लिया हो। इस साल की नवागंतुक परीक्षा में बस 2 महीने बाकी हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करो। अपनी चौथी मेरिडियन चैनल को खोलने की कोशिश करो और शीर्ष 10 में आने का लक्ष्य रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक स्लॉट सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की है। जब तक तुम शीर्ष रैंक में रहोगे तब तक तुम संस्थान प्रमुख और अन्य प्रशिक्षकों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगा, ध्रुव ने कहा। मेज साफ करते हुए तिवालकम का छोटा सा हाथ अचानक अकड़ गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ध्रुव की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह क्या है? ध्रुव को तब आश्चर्य हुआ जब उसने उसमें यह परिवर्तन महसूस किया। तिवालकम ने अपना सिर छाती में दबा लिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे पास अब भागीदारी टोकन नहीं है। ध्रुव हक्का बक्का रह गया। कुछ ही देर बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्या हुआ? उसका स्वर कठोर नहीं था, लेकिन इससे तिवालकम का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। उसके मोती जैसे सफेद दांत उसके लाल होंठों में गड़ गए और वह काफी देर तक चुप रही। इसके बजाय तिवालकम के काफी करीब रहने वाली एक लड़की ने बगल से टोकते हुए कहा, कालमेघ के अलावा और कौन? कुछ दिन पहले वह संस्थान में तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था, जिससे तिवालकम उससे बहस कर रही थी और माफी मांग रही थी। उस आदमी ने कहा था कि अगर तिवालकम उसे किसी मैच में हरा देती है तो वह माफी मांगेगा, लेकिन अगर वह हार जाती है तो उसे नवागंतुक परीक्षा के लिए अपना प्रवेश टोकन उसे देना होगा। ध्रुव की भौहें तन गईं। उस कालमेघ ने तो सिर्फ 2 मेरिडियन चैनल खोले हैं। उसे तिवालकम को हराना तो नहीं चाहिए था, है ना? लड़की ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तिवालकम ने हाल ही में अपना तीसरा चैनल खोला है, जबकि कालमेघ भी बेहद बेशर्म है। उसके पास जेनेसिस हथियार का फायदा था और आखिरकार उसने किसी संयोग से तिवालकम को हरा दिया। ध्रुव का चेहरा बहुत भद्दा था। उसने तिवालकम के झुके हुए सिर को घूरते हुए डांटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तिवालकम ने अपने सुंदर हाथों को आपस में जोड़ लिया और धीरे से कहा, मैं ही बेकार हूं। मैं आपके लिए और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती। ध्रुव को जब तिवालकम का यह रूप दिखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। इस लड़की का जिद्दीपन कभी कभी सिरदर्द दे सकता है। इसलिए उसकी ठंडी नजरें व्याख्यान कक्ष के अंदर मुस्कुराते हुए देख रहे कालमेघ की तरफ घूम गईं। एक लड़की को धमकाने के लिए जाल बिछाना, तुम्हारे तरीके वाकई बहुत बढ़िया हैं, है ना? ध्रुव ने कटाक्ष किया। यह शख्स साफ तौर पर तिवालकम के हाथ में नवागंतुक परीक्षा का प्रवेश टोकन चाहता था। इस तरह उसने जानबूझकर उसे दांव लगाने के लिए उकसाया था।
कालमेघ ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे अपनी ताकत से जीतते देखा। मैं इसे वापस नहीं करूंगा, भले ही आप खुद मुझसे कहें। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम किसी और लड़ाई पर दांव लगाने की हिम्मत करते हो? कालमेघ मुस्कुराया, कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी पिछली जीत महज किस्मत की बात थी। इसके अलावा तिवालकम ने पहले ही अपना तीसरा मेरिडियन चैनल खोल लिया था और वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखों से कालमेघ की ओर देखते हुए ठंडा सा मुस्कुराया। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम तिवालकम से लड़ो, मैं कह रहा हूं कि तुम और मैं लड़ेंगे। जैसे ही वह बोला, उसने एक चमकता हुआ जेड पेंडेंट निकाला और उसे स्टडी डेस्क पर रख दिया। अगर तुम जीत जाते हो तो यह जेनेसिस गैदरिंग जेड तुम्हारा होगा। हॉल में तुरंत कई लोगों के मुंह से आहें निकल गईं, क्योंकि उनकी नजरें लालच से उस जेड पेंडेंट पर टिकी थीं। यह जेनेसिस गैदरिंग जेड साधना के लिए बहुत फायदेमंद था। अगर इसे लंबे समय तक पहना जाए तो यह किसी के 8 मेरिडियन चैनलों को खोलने की दर को बढ़ा सकता है। यह वास्तव में एक काफी महंगी और कीमती चीज थी। महाराज, तिवालकम बहुत घबरा गई। ऐसा जेनेसिस गैदरिंग जेड के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ध्रुव व्यक्तिगत रूप से कालमेघ से लड़ना चाहता था। ध्रुव ने अभी तक एक भी मेरिडियन चैनल नहीं खोला था। वह कालमेघ का मुकाबला कैसे कर सकता था जिसने 2 चैनल खोल लिए थे? ध्रुव ने तिवालकम को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने जेड पेंडेंट को अपने हाथ में घुमाते हुए कालमेघ की तरफ व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। क्या अब तुम में लड़ने की हिम्मत है? कालमेघ की आंखें लालच से जल रही थीं, क्योंकि वह जेनेसिस गैदरिंग जेड को घूर रहा था और अपने होंठ चाट रहा था। फिर उसने ध्रुव पर ठंडी हंसी के साथ कहा, चूंकि आप इस जेनेसिस गैदरिंग जेड को मुझे देने पर जोर दे रहे हैं, तो इसे मना करना असभ्य होगा। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, मुट्ठियों और पैरों में आंखें नहीं होती। कृपया मुझे दोष न दें अगर आप घायल हो जाते हैं। हालांकि ध्रुव के काम ने कालमेघ को हैरान कर दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसने 2 मेरिडियन चैनल खोले थे, वो ऐसे किसी को हरा नहीं पाएगा जिसने एक भी चैनल नहीं खोला था। ध्रुव ने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम उतने ही कुशल होगे जितना तुम कहते हो। कालमेघ जोर से हंसा, यह सोचकर कि ध्रुव सिर्फ जुबान चला रहा है। कालमेघ ने अपनी आस्तीन झटक कर वह हंसी के साथ हॉल से बाहर चला गया, जिसमें मनोरंजन और उपहास की झलक थी जो बाहर गूंजती रही। ठीक है, मैं अभ्यास मैदान में आपका इंतजार करूंगा। मैं सच में देखना चाहता हूं कि आप नवागंतुक परीक्षा का भागीदारी टोकन कैसे जीतते हैं। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट का अभ्यास मैदान। अभ्यास मैदान में कई अभ्यास मंच बने हुए थे और उनके ऊपर बैठे अनगिनत युवा मुक्कों का आदान प्रदान करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हर मुक्के और लात में बाघ जैसी शक्ति और क्रूरता थी, जो एक बेहद प्रभावशाली दृश्य था। मंचों के नीचे दर्शकों की भीड़ थी जो समय समय पर तालियां बजाते रहते थे। भीड़ में युवा और सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और उनकी प्यारी निगाहें मंचों पर मौजूद लड़कों को और भी जोश से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं, ताकि वे अपने दांव पेंच दिखा सकें और इस तरह सुर्खियां बटोर सकें। यह स्पष्ट है कि यह अभ्यास स्थल ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में एक लोकप्रिय स्थान था। जब कालमेघ आलस से मंच पर चला गया तो ध्रुव के साथ उसकी लड़ाई की खबर पहले से ही गुप्त रूप से पूरे अभ्यास मैदान में फैल चुकी थी। क्या महामहिम ध्रुव कालमेघ से लड़ने जा रहे हैं? यह कैसे संभव है? महामहिम ध्रुव ने अभी तक अपना पहला मेरिडियन चैनल भी नहीं खोला है। दूसरी ओर कालमेघ ने पहले ही 2 खोल दिए हैं। यह कालमेघ वास्तव में एक बदमाश है। उसने निश्चित रूप से ध्रुव को मजबूर करने के लिए कुछ घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया है। जब कई छात्रों ने यह खबर सुनी तो अविश्वास और आश्चर्य से चीखें फूट पड़ीं। कुछ आम छात्रों को लगा कि ध्रुव के लिए ऐसी लड़ाई वाकई थोड़ी ज्यादा नाइंसाफी थी। किसी भी नाड़ी उद्घाटन चरण के अभ्यासी के लिए प्रत्येक मेरिडियन नाड़ी का खुलना उसके शरीर के जन्मजात गुणों को बढ़ाएगा। शक्ति, गति, सजगता आदि उन लोगों से कहीं बेहतर थे जिन्होंने अभी तक अपनी नाड़ियां नहीं खोली थीं। सीधे शब्दों में कहें तो एक नाड़ी उद्घाटन चरण का अभ्यासी बिना किसी प्रयास के दर्जनों साधकों को पराजित करने में सक्षम था जिन्होंने अभी तक अपनी नाड़ियां नहीं खोली थीं। मंच के ऊपर से कालमेघ ने ये आवाजें सुनी तो बस हंसी। चाहे वे कुछ भी कहें, आज के बाद ध्रुव की उसकी क्रूर पिटाई की बात पूरे ग्रेट जनसीन संस्थान में जरूर फैल जाएगी।
ऐसी खबर निस्संदेह ध्रुव की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाएगी और उसे हंसी का पात्र बना देगी। जब ये दुर्भावनापूर्ण विचार कालमेघ के दिमाग में घूम रहे थे, अभ्यास मंच के चारों ओर जमा भीड़ का काला समूह अचानक बिखर गया। एक दुबला पतला युवक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बस देखता ही रह गया। इस दुबले पतले युवक का चेहरा विद्वान जैसा था और उससे संस्कृति की झलक मिलती थी। वह देखने में बिल्कुल कमजोर और नाजुक विद्वान लग रहा था। स्वाभाविक रूप से यह ध्रुव था। कई अलग अलग निगाहों के बीच ध्रुव सीधे अभ्यास मंच की ओर बढ़ गया, जहां कालमेघ था। महाराज तिवालकम का छोटा सा चेहरा कुछ चिंतित सा था, क्योंकि वह उनके पीछे पीछे चल रही थी। यह स्पष्ट था कि वह अब भी चाहती थी कि ध्रुव कालमेघ से लड़ना छोड़ दे। ध्रुव ने तिवालकम की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब और पीछे नहीं हट सकता, वरना मैं उस राजकुमार के रूप में जाना जाऊंगा जो युद्ध से ठीक पहले भाग गया था। तिवालकम के कदम रुक गए और उसने अपने भर्ती कराने की सिफारिश की। तभी से उसमें एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के पहले ही महीने में उसने सफलतापूर्वक पहला मेरिडियन चैनल खोल दिया, जो ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे तेज चैनल खोलने वाला बन गया। इसके बाद वह तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बन गई, जिसकी चर्चा ग्रेट जो इंस्टीट्यूट में हर कोई करता था। एक अनजानी सी जिंदगी से अचानक ध्यान का केंद्र बन जाना तिवालकम के लिए थोड़ा अस्वाभाविक सा लगा। इसके अलावा कई बार लोगों को उसके और ध्रुव के बीच का रिश्ता अप्रिय लगता था और वे मन ही मन कहते थे कि ध्रुव ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे उसका रूप भा गया था। हालांकि तिवालकम ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। सिर्फ वही जानती थी कि जब वह पहली बार ध्रुव से मिली थी तब वह कितनी गंदी और कुपोषित बच्ची थी। अरे, तुम मेरी किताबों को कितनी ऊंचाई तक रखोगे? ध्रुव ने बेबसी से तिवालकम की तरफ देखा। वह उस समय थोड़ी बेचैन थी। उसने उसकी मेज पर रखी किताबों को एक विशाल पिरामिड की तरह जमा दिया था, जो आसमान तक पहुंच रहा था। तिवालकम वास्तविकता में लौटी और अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत चुकंदर सा लाल हो गया और उसने जल्दी से किताबें खोली। माफ कीजिए महाराज, मैं इसे दोबारा करूंगी। उसका यह रूप और भी मनमोहक था, जिससे ध्रुव को देखने वाली निगाहें तुरंत और भी ज्यादा क्रूर हो गईं। अगर ध्रुव राजकुमार न होता तो शायद वे अपनी देवी को बचाने के लिए बहुत पहले ही निकल पड़ते। उनकी निगाहों को भांपते हुए ध्रुव केवल अपना सिर हिला सका और फुसफुसाया, अब जब तुम इतनी सुंदर हो गई हो तो मैं अब तुम्हें आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह सुनकर तिवालकम धीरे से हंसी और बोली, तो फिर मुझे भविष्य में अपने चेहरे पर थोड़ी गंदगी लगानी पड़ेगी ताकि मैं थोड़ा बदसूरत दिखूं। ध्रुव जवाब में केवल अपनी आंखें घुमा सका। ओह, यह सही है, ध्रुव ने मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। आपने अब तक कितने मेरिडियन चैनल खोले हैं? तिवालकम थोड़ा चौंक गई। उसने ध्रुव की तरफ देखा और फिर बहुत सावधानी से जवाब दिया, मैंने तीसरा मेरिडियन चैनल पहले ही खोल दिया है। वह जानती थी कि ध्रुव किसी अज्ञात कारण से अपनी नाड़ियां खोलने और साधना करने में असमर्थ प्रतीत होता है। इसलिए जब दोनों साथ होते तो वह स्वेच्छा से नाड़ियां खोलने का विषय नहीं उठाती थी और अपनी प्रगति का कभी दिखावा नहीं करती थी। उसे डर था कि यह संवेदनशील विषय ध्रुव को परेशान कर देगा। तीसरा तो हो ही गया। इसी गति से 1-2 साल में सभी 8 चैनल पूरी तरह से खुल जाएंगे। ध्रुव ने प्रशंसा से आह भरी। तिवालकम की साधना प्रतिभा स्पष्ट रूप से अत्यंत उत्कृष्ट थी। 1 साल से भी कम समय में उसने वह कर दिखाया जिसके लिए दूसरों ने वर्षों मेहनत की थी। इससे वह बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनजाने में कोई खजाना उठा लिया हो। इस साल की नवागंतुक परीक्षा में बस 2 महीने बाकी हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करो, अपनी चौथी मेरिडियन चैनल को खोलने की कोशिश करो और शीर्ष 10 में आने का लक्ष्य रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक स्लॉट सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की है। जब तक तुम शीर्ष रैंक में रहोगे तब तक तुम संस्थान प्रमुख और अन्य प्रशिक्षकों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगा, ध्रुव ने कहा। मेज साफ करते हुए तिवालकम का छोटा सा हाथ अचानक अकड़ गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ध्रुव की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह क्या है? ध्रुव को तब आश्चर्य हुआ जब उसने उसमें यह परिवर्तन महसूस किया। तिवालकम ने अपना सिर छाती में दबा लिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे पास अब भागीदारी टोकन नहीं है। ध्रुव हक्का बक्का रह गया। कुछ ही देर बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा,
क्या हुआ? उसका स्वर कठोर नहीं था, लेकिन इससे तिवालकम का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। उसके मोती जैसे सफेद दांत उसके लाल होंठों में गड़ गए और वह काफी देर तक चुप रही। इसके बजाय तिवालकम के काफी करीब रहने वाली एक लड़की ने बगल से टोकते हुए कहा, कालमेघ के अलावा और कौन? कुछ दिन पहले वह संस्थान में तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था, जिससे तिवालकम उससे बहस कर रही थी और माफी मांग रही थी। उस आदमी ने कहा था कि अगर तिवालकम उसे किसी मैच में हरा देती है तो वह माफी मांगेगा, लेकिन अगर वह हार जाती है तो उसे नवागंतुक परीक्षा के लिए अपना प्रवेश टोकन उसे देना होगा। ध्रुव की भौहें तन गईं। उस कालमेघ ने तो सिर्फ 2 मेरिडियन चैनल खोले हैं, उसे तिवालकम को हराना तो नहीं चाहिए था, है ना? लड़की ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तिवालकम ने हाल ही में अपना 3रा चैनल खोला है, जबकि कालमेघ भी बेहद बेशर्म है। उसके पास जेनेसिस हथियार का फायदा था और आखिरकार उसने किसी संयोग से तिवालकम को हरा दिया। ध्रुव का चेहरा बहुत भद्दा था। उसने तिवालकम के झुके हुए सिर को घूरते हुए डांटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तिवालकम ने अपने सुंदर हाथों को आपस में जोड़ लिया और धीरे से कहा, मैं ही बेकार हूं, मैं आपके लिए और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती। ध्रुव को जब तिवालकम का यह रूप दिखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। इस लड़की का जिद्दीपन कभी कभी सिरदर्द दे सकता है। इसलिए उसकी ठंडी नजरें व्याख्यान कक्ष के अंदर मुस्कुराते हुए देख रहे कालमेघ की तरफ घूम गई। एक लड़की को धमकाने के लिए जाल बिछाना, तुम्हारे तरीके वाकई बहुत बढ़िया हैं, है ना? ध्रुव ने कटाक्ष किया। यह शख्स साफ तौर पर तिवालकम के हाथ में नवागंतुक परीक्षा का प्रवेश टोकन चाहता था। इस तरह उसने जानबूझकर उसे दांव लगाने के लिए उकसाया था। कालमेघ ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे अपनी ताकत से जीतते देखा। मैं इसे वापस नहीं करूंगा, भले ही आप खुद मुझसे कहें। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम किसी और लड़ाई पर दांव लगाने की हिम्मत करते हो? कालमेघ मुस्कुराया, कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी पिछली जीत महज किस्मत की बात थी। इसके अलावा तिवालकम ने पहले ही अपना 3रा मेरिडियन चैनल खोल लिया था और वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखों से कालमेघ की ओर देखते हुए ठंडा सा मुस्कुराया, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम तिवालकम से लड़ो, मैं कह रहा हूं कि तुम और मैं लड़ेंगे। जैसे ही वह बोला, उसने एक चमकता हुआ जेड पेंडेंट निकाला और उसे स्टडी डेस्क पर रख दिया। अगर तुम जीत जाते हो तो यह जेनेसिस गैदरिंग जेड तुम्हारा होगा। हॉल में तुरंत कई लोगों के मुंह से आहें निकल गईं, क्योंकि उनकी नजरें लालच से उस जेड पेंडेंट पर टिकी थीं। यह जेनेसिस गैदरिंग जेड साधना के लिए बहुत फायदेमंद था। अगर इसे लंबे समय तक पहना जाए तो यह किसी के 8 मेरिडियन चैनलों को खोलने की दर को बढ़ा सकता है। यह वास्तव में एक काफी महंगी और कीमती चीज थी। महाराज, तिवालकम बहुत घबरा गई। ऐसा जेनेसिस गैदरिंग जेड के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ध्रुव व्यक्तिगत रूप से कालमेघ से लड़ना चाहता था। ध्रुव ने अभी तक एक भी मेरिडियन चैनल नहीं खोला था। वह कालमेघ का मुकाबला कैसे कर सकता था जिसने 2 चैनल खोल लिए थे? ध्रुव ने तिवालकम को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने जेड पेंडेंट को अपने हाथ में घुमाते हुए कालमेघ की तरफ व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया, क्या अब तुम में लड़ने की हिम्मत है? कालमेघ की आंखें लालच से जल रही थीं, क्योंकि वह जेनेसिस गैदरिंग जेड को घूर रहा था और अपने होंठ चाट रहा था। फिर उसने ध्रुव पर ठंडी हंसी के साथ कहा, चूंकि आप इस जेनेसिस गैदरिंग जेड को मुझे देने पर जोर दे रहे हैं तो इसे मना करना असभ्य होगा। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, मुट्ठियों और पैरों में आंखें नहीं होती। कृपया मुझे दोष न दें अगर आप घायल हो जाते हैं। हालांकि ध्रुव के काम ने कालमेघ को हैरान कर दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसने 2 मेरिडियन चैनल खोले थे, वह ऐसे किसी को हरा नहीं पाएगा जिसने एक भी चैनल नहीं खोला था। ध्रुव ने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम उतने ही कुशल होगे जितना तुम कहते हो। कालमेघ जोर से हंसा। ये सोचकर कि ध्रुव सिर्फ जुबान चला रहा है, कालमेघ ने अपनी आस्तीन झटक कर वह हंसी के साथ हॉल से बाहर चला गया, जिसमें मनोरंजन और उपहास की झलक थी जो बाहर गूंजती रही। ठीक है, मैं अभ्यास मैदान में आपका इंतजार करूंगा। मैं सच में देखना चाहता हूं कि आप नवागंतुक परीक्षा का भागीदारी टोकन कैसे जीतते हैं। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट का अभ्यास मैदान। अभ्यास मैदान में कई अभ्यास मंच बने हुए थे और उनके ऊपर बैठे अनगिनत युवा मुक्कों का आदान प्रदान करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हर मुक्के और लात
में बाघ जैसी शक्ति और क्रूरता थी, जो एक बेहद प्रभावशाली दृश्य था। मंचों के नीचे दर्शकों की भीड़ थी, जो समय समय पर तालियां बजाते रहते थे। भीड़ में युवा और सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, और उनकी प्यारी निगाहें मंचों पर मौजूद लड़कों को और भी जोश से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं, ताकि वे अपने दांव पेंच दिखा सकें और इस तरह सुर्खियां बटोर सकें। यह स्पष्ट है कि यह अभ्यास स्थल ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में एक लोकप्रिय स्थान था। जब कालमेघ आलस से मंच पर चला गया, तो ध्रुव के साथ उसकी लड़ाई की खबर पहले से ही गुप्त रूप से पूरे अभ्यास मैदान में फैल चुकी थी। क्या महामहिम ध्रुव कालमेघ से लड़ने जा रहे हैं? यह कैसे संभव है? महामहिम ध्रुव ने अभी तक अपना पहला मेरिडियन चैनल भी नहीं खोला है। दूसरी ओर कालमेघ ने पहले ही 2 खोल दिए हैं। यह कालमेघ वास्तव में एक बदमाश है। उसने निश्चित रूप से ध्रुव को मजबूर करने के लिए कुछ घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया है। जब कई छात्रों ने यह खबर सुनी, तो अविश्वास और आश्चर्य से चीखें फूट पड़ी। कुछ आम छात्रों को लगा कि ध्रुव के लिए ऐसी लड़ाई वाकई थोड़ी ज्यादा नाइंसाफी थी। किसी भी नाड़ी उद्घाटन चरण के अभ्यासी के लिए प्रत्येक मेरिडियन नाड़ी का खुलना उसके शरीर के जन्मजात गुणों को बढ़ाएगा। शक्ति, गति, सजगता आदि उन लोगों से कहीं बेहतर थे जिन्होंने अभी तक अपनी नाड़ियां नहीं खोली थीं। सीधे शब्दों में कहें तो एक नाड़ी उद्घाटन चरण का अभ्यासी बिना किसी प्रयास के दर्जनों साधकों को पराजित करने में सक्षम था, जिन्होंने अभी तक अपनी नाड़ियां नहीं खोली थीं। मंच के ऊपर से कालमेघ ने ये आवाजें सुनी तो बस हंसी। चाहे वे कुछ भी कहें, आज के बाद ध्रुव की उसकी क्रूर पिटाई की बात पूरे ग्रेट जनसीन संस्थान में जरूर फैल जाएगी। ऐसी खबर निस्संदेह ध्रुव की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाएगी और उसे हंसी का पात्र बना देगी। जब ये दुर्भावनापूर्ण विचार कालमेघ के दिमाग में घूम रहे थे, अभ्यास मंच के चारों ओर जमा भीड़ का काला समूह अचानक बिखर गया। एक दुबला पतला युवक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बस देखता ही रह गया। इस दुबले पतले युवक का चेहरा विद्वान जैसा था और उससे संस्कृति की झलक मिलती थी। वह देखने में बिल्कुल कमजोर और नाजुक विद्वान लग रहा था। स्वाभाविक रूप से यह ध्रुव था। कई अलग अलग निगाहों के बीच ध्रुव सीधे अभ्यास मंच की ओर बढ़ गया, जहां कालमेघ था। महाराज तिवालकम का छोटा सा चेहरा कुछ चिंतित सा था, क्योंकि वह उनके पीछे पीछे चल रही थी। यह स्पष्ट था कि वह अब भी चाहती थी कि ध्रुव कालमेघ से लड़ना छोड़ दे। ध्रुव ने तिवालकम की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब और पीछे नहीं हट सकता, वरना मैं उस राजकुमार के रूप में जाना जाऊंगा जो युद्ध से ठीक पहले भाग गया था। तिवालकम के कदम रुक गए और उसने अपने लाल होंठों को कसकर भींच लिया। वह जानती थी कि यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए वाकई बहुत बड़ा धक्का होगा। तिवालकम ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और कालमेघ की ओर देखा, जो अभ्यास मंच पर रुकी हुई थी। उसी क्षण उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और थोड़ी क्रूर लगने लगीं। महाराज, इस बार मामले को ठीक से न संभाल पाना और आपके लिए परेशानी खड़ी करना मेरी गलती है। भविष्य में मैं न तो लापरवाह रहूंगी और न ही दयालु, तिवालकम ने धीमी आवाज में कहा। सच कहूं तो वह पहले भी कालमेघ से इसीलिए हार चुकी थी क्योंकि उसमें निर्दयता की कमी थी, वरना कालमेघ को अपना जेनेसिस हथियार इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलता। इस सबक से उसे समझ आया कि अगर सांप पर घातक प्रहार नहीं किया गया तो वह उसे जरूर डस लेगा। ध्रुव थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने तिवालकम की तरफ आंख मारते हुए कहा, हम दोस्त हैं। एक दोस्त के लिए दूसरे की समस्याओं को सुलझाने में मदद करना ही उचित है। जब तक उसके शब्द धीमे हुए, वह अभ्यास मंच पर रुक चुका था। तिवालकम उसकी पीठ पर नजर डालते हुए हल्की सी मुस्कुराई। उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। कुछ ही देर बाद उसकी नजरें थोड़ी झुक गईं। उसने पहले ही फैसला कर लिया था, अगर कालमेघ ने ध्रुव को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह उसे एक छोटी बच्ची के द्वेष और प्रतिशोध का मतलब समझा देगी। ओह महाराज, आपने सचमुच आने की हिम्मत की। मुझे तो लगा था कि आप चुपके से महल भाग जाएंगे। कालमेघ ने मुस्कुराते हुए मजाक किया जब उसने ध्रुव को देखा जो उसके सामने आ रहा था। ध्रुव ने धीरे से अपनी आस्तीनें व्यवस्थित करते हुए कहा, लगता है कि आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महाराज जैसा कोई भी एक खूबसूरत लड़की के लिए इतनी जल्दबाजी में काम करेगा। ये तो नासमझी लगती है। कालमेघ ने कंधे उचका दिए। साफ था कि उसे लगता था कि ध्रुव का जल्दबाजी भरा व्यवहार
तिवालकम का दिल जीतने के लिए था। चलो शुरू करते हैं। ध्रुव का इस बेतुकी बातचीत को जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। उसके पैर एक दूसरे से दूर हो गए और मानो किसी पुराने पेड़ की तरह जमीन से कसकर चिपक गए हों, इससे पहले कि वह काल मेघ को इशारा करता। मैं तुम्हें पहले हमला करने की इजाजत देता हूं। ये शब्द कहते ही मंच के चारों ओर खड़े अनगिनत युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव क्या सोच रहा है। वह स्पष्ट रूप से कमजोर पक्ष था, फिर भी उसने इतनी बेरुखी से काम किया। चूंकि महाराज अपमानित होने के लिए बेताब हैं, इसलिए मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। ध्रुव द्वारा इस तरह तिरस्कृत किए जाने पर कालमेघ के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ उसका पैर जोर से जमीन पर पड़ा और उसका शरीर तीर की तरह उछल पड़ा। पांचों उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंध गईं और एक घूंसा ध्रुव की ओर झपटा। कालमेघ का मुक्का बहुत जोरदार था और हवा के तेज झोंके के साथ आता था। अगर वो किसी चट्टान से टकराता तो उसमें दरार पड़ जाती। ध्रुव ने अपनी ओर आते शक्तिशाली घूंसे को देखा और बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बस बचाव की मुद्रा में अपनी दोनों बाहें आगे की ओर मोड़ लीं। हालांकि जब नीचे बैठी भीड़ ने उसका यह अंदाज देखा तो वे उसे और नहीं देख पाए। कालमेघ के दोनों नाल खुले शरीर के साथ इस मुक्के से ध्रुव की हड्डियां टूटने की संभावना थी। भीड़ की घबराई निगाहों के सामने कालमेघ एक खूंखार बाघ जैसा लग रहा था। उसने कुछ भी नहीं रोका और उसका जोरदार मुक्का ध्रुव की बाहों पर जोर से लगा। डोंग, एक धीमी सी आवाज गूंजी। इसके बाद भीड़ को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ध्रुव के पैरों ने जमीन पर कई मीटर लंबे 2 निशान बना दिए, इससे पहले कि वह अपने शरीर को स्थिर कर पाता। आह! एक दयनीय चीख फूट पड़ी। हालांकि यह चीख ध्रुव की ओर से नहीं बल्कि कालमेघ की ओर से निकली थी। यह दृश्य देखकर सब अवाक रह गए। कालमेघ ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए बुरी तरह चीख मारी। उसकी मुट्ठी पूरी लाल हो गई थी, मानो उसे किसी कठोर स्टील पर पटक दिया गया हो। कालमेघ ध्रुव पर चिल्लाया, तुमने अपनी आस्तीन में क्या छिपाया था? नीच! कालमेघ इतना दर्द में था कि उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। आसपास के लोग आश्चर्य से ध्रुव की ओर देख रहे थे। क्या महाराज ने कोई छोटी मोटी चाल चली होगी? भीड़ की आशंकित निगाहों के बीच ध्रुव ने धीरे से अपनी आस्तीनें पीछे खींची। इसके बाद भीड़ ने उसकी बाहों पर प्रकाश का एक जटिल रूंड देखा। रूंड से हल्की काली रोशनी निकल रही थी जो फैलकर ध्रुव की बाहों पर छा गई। एक नजर में ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा अतुलनीय रूप से कठोर काली धातु में बदल गई हो। इस जटिल रूंड को देखकर कई छात्र चौंक गए। अंत में कुछ अचानक चिल्ला उठे, यह वही धातु त्वचा रूंड है जो लेक्चरर ने पहले पढ़ाया था। सबको समझ आ गया, ये एक जेनेसिस रूंड था। इस क्षण तिवालकम का तनावग्रस्त हृदय शांत हो गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो महाराज अपने शरीर पर जेनेसिस रूंड अंकित करने में सक्षम हो गए हैं। कालमेघ को होश आया जब उसने ध्रुव की बाहों पर काले जेनेसिस रून्स को देखा और अविश्वास में कहा, तुमने वास्तव में अपने शरीर पर जेनेसिस रूंड बनाया है? हालांकि कालमेघ ने ध्रुव को व्याख्यान कक्ष में पहले भी एक धातु त्वचा रूंड बनाते देखा था, लेकिन वह केवल एक जेड पट्टिका पर ही बनाया गया था। इसे शरीर पर बनाने के लिए शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं और मेरिडियन चैनलों के स्थानों में निपुणता आवश्यक थी, तभी कोई जेनेसिस रूंड को शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए शरीर पर जेनेसिस रूंड बनाना जेड पट्टिका पर बनाने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। फिर भी जबकि वे अभी भी जेड टैबलेट पर जेनेसिस रून्स को चित्रित करने में असमर्थ थे, ध्रुव ने पहले से ही इसे सीखना और यहां तक कि इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह अंतर छोटा नहीं था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए शक्तिहीन हो जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने चैनल नहीं खोले हैं? कालमेघ का चेहरा स्टील की तरह हरा हो गया था और उसके साथ खिलवाड़ किए जाने से गुस्से का भाव था, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम मेटल स्किन रून पर भरोसा करके मुझे हरा पाओगे? मैं आपको चैनल खोलने वाले स्टेज प्रैक्टिशनर और जिसने अभी तक कोई चैनल नहीं खोला है के बीच के अंतर को अच्छी तरह से देखने दूंगा। चैनल खुला है। जैसे ही कालमेघ दहाड़ा, उसके शरीर के चारों ओर बहती हुई रोशनी की धुंधली रेखाएं उभर आईं। उसके पैरों के नीचे की धूल बाहर की ओर बह गई और जेनेसिस क्यू उसकी सांसों के साथ उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। हूं यहां तक कि उसके कपड़े भी इस समय फड़फड़ाने लगे। उसकी त्वचा की सतह चमकने लगी
और हर कोई इस समय कालमेघ की आभा को तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। कई छात्रों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अब कालमेघ के शरीर के अंदर जेनेसिस क्यू प्रवाहित हो रही थी। उसके मेरिडियन चैनलों के अंदर जेनेसिस क्यू का संचार निस्संदेह उसकी शक्ति और गति को तेजी से बढ़ा देगा। छात्रों की कई गंभीर निगाहों के बीच ध्रुव ने कालमेघ को घूरते हुए खुद से कहा, 2 चैनल खोलना। हाँ, चूंकि मैंने तुम्हें पहले हमला करने दिया तो अब मेरी बारी है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ध्रुव का पैर पहले से ही जमीन पर पड़ चुका था, क्योंकि उसका शरीर सीधे कालमेघ की ओर चला गया था। घमंडी, तुम्हारी गति, शक्ति और शरीर की जन्मजात गुणवत्ता अब मेरी खुद की 1/10 भी नहीं है, फिर भी तुम हमला करने की हिम्मत करते हो। कालमेघ ने ध्रुव को अपनी ओर आते देख कटाक्ष किया। क्या ऐसा है? ध्रुव के मुंह के कोने पर एक मुस्कान सी बनती हुई दिखाई दी। अगले ही पल उसके टखनों पर अचानक हल्की रोशनी उभरी और कोई भी उस पर फैलते हुए रून को स्पष्ट रूप से देख सकता था। खड़खड़। ध्रुव का शरीर इस समय बहुत हल्का हो गया था और उसकी गति तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि वह एक चीते की तरह आगे कूद पड़ा था। वह लाइट बॉडी रून है। किसी ने अच्छे नजरों से देखा और जब उसने ध्रुव के टखनों पर हल्के रून देखे तो वह तुरंत चिल्ला पड़ा। जब यह चीख गूंजी तो ध्रुव पहले ही कालमेघ के करीब आ चुका था। ध्रुव के कंधे के अचानक झटके के साथ उसकी आस्तीन के अंदर से एक हल्की चमक निकली। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ध्रुव की मुट्ठी अब उग्र शक्ति से भरी हुई थी। रैम्पेजिंग बुल, रोन, एक और तीखी चीख सुनाई दी। जैसे ही ध्रुव कालमेघ के पास पहुंचा, ध्रुव की बांह अचानक झटकी, जिससे उसके कपड़ों के नीचे से एक हल्की चमक फैल गई। हालांकि यह मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, हर कोई साफ तौर पर उस उग्र शक्ति को महसूस कर सकता था जो ध्रुव की उड़ती हुई मुट्ठी को भर रही थी। मेटल स्किन रून, लाइट बॉडी रून, रैम्पेजिंग बुल रून। इस समय यहां तक कि तिवालकम भी अपने छोटे से मुंह को ढकने से खुद को नहीं रोक पाई, जबकि उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास था। कुछ ही सांसों में ध्रुव ने लगातार 3 जेनेसिस रून्स को सक्रिय कर दिया था। इसका मतलब यह भी था कि व्याख्याता द्वारा पढ़ाए गए 3 जेनेसिस रून्स को ध्रुव ने पहले ही महारत हासिल कर ली थी और यहां तक कि खुद पर भी उनका इस्तेमाल कर लिया था। पैंग। भीड़ और कालमेघ दोनों की डरी हुई आंखों के नीचे एक मुट्ठी जिसमें दबंग शक्ति थी, वह पहले ही कालमेघ के शरीर पर एक अतुलनीय रूप से तेज और हिंसक तरीके से मार चुकी थी। डोंग। इन 3 जेनेसिस रून्स की मदद से ध्रुव की वर्तमान गति, शक्ति और जन्मजात शरीर की गुणवत्ता कालमेघ से निश्चित रूप से कम नहीं थी। इसीलिए जब यह मुक्का पड़ा तो कालमेघ को एक विशाल बल का एहसास हुआ। उसका शरीर सीधे उड़ गया, इससे पहले कि वह अभ्यास मैदान के बाहर जमीन पर जा गिरा। व्याख्याता का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कई छात्रों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहा, यह अच्छा होगा यदि आप सभी उनकी तरह सीखें। यह सुनकर सभी युवक हंस पड़े और सिर हिलाने लगे। महामहिम ध्रुव इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बहुत प्रतिभाशाली थे। व्याख्याता सभी से इतनी अच्छी प्रतिभा की उम्मीद कैसे कर सकते थे? हालांकि अचानक ठाकों के बीच एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। हे, लेक्चरर की बातें शायद थोड़ी अनुचित लग रही होंगी। हमारा ज्यादातर प्रयास अपनी मेरिडियन चैनल खोलने में लगा रहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम महामहिम की तरह जेनेसिस रून्स के अध्ययन में अपना दिल और आत्मा नहीं लगा सकते। वरना क्या हम घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगा रहे होंगे? यह हंसी बहुत तीखी थी और व्याख्यान कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया, क्योंकि अनेक लोगों की निगाहें इधर उधर घूम गईं। ध्रुव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसी तरह नजरें ऊपर उठाईं। तभी उसने देखा कि कढ़ाईदार कपड़े पहने एक युवक उसे सतही मुस्कान के साथ देख रहा है, जबकि वह आलस से अपने हाथ में जेनेसिस रून ब्रश घुमा रहा था। उसे पता था कि कल से वह ग्रेट जनसीन संस्थान के कई छात्रों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा। ठीक है, शो खत्म हो गया है, अब सभी लोग तितर बितर हो सकते हैं। ध्रुव ने असंख्य दर्शकों की ओर मुस्कुराने से पहले जेड के टुकड़े को उछाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। उनकी बातें सुनकर भीड़ मुस्कुराई और चली गई। हालांकि जाने से पहले जब उन्होंने ध्रुव पर एक आखिरी नजर डाली तो उनकी निगाहों में एक और विस्मय की झलक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव अपनी नाड़ियां नहीं खोल पाता था। यह बात ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में सभी को बहुत पहले से पता थी। इसीलिए कई लोगों का मानना था कि हालांकि उनके इस राजकुमार
का रुतबा ऊंचा था, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि आज के दृश्य ने उन्हें इस विश्वास को पूरी तरह से त्यागने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव अस्थायी रूप से अपने चैनल खोलने में असमर्थ जरूर था, लेकिन उसके पास एक और तरह की शक्ति थी, जेनेसिस रून्स। जेनेसिस रून्स के साथ कालमेघ जैसा व्यक्ति भी, जिसने 2 मेरिडियन चैनल खोले थे, जेनेसिस रून्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस दुनिया में हैसियत भी एक तरह की शक्ति थी। हालांकि दूसरों द्वारा सबसे आसानी से स्वीकार की जाने वाली शक्ति निस्संदेह व्यक्ति की अपनी ही शक्ति थी, जो उसके प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति किसी के पद या हैसियत से नहीं बदल सकती। अरे, इसे फिर से मत खोना। ठीक है। ध्रुव ने तिवालकम की ओर जेड का टुकड़ा उछाला जो वहां से गुजरी थी। हवा का एक झोंका आया, जिससे उसकी वर्दी उसके शरीर से चिपक गई और एक युवती के सुंदर और आकर्षक शरीर को और उभार दिया, जो किसी के भी मन में अजीबोगरीब विचार पैदा कर सकता था। तिवालकम थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने अपने लाल होंठ भींच लिए। उसकी साफ आंखें ध्रुव को घूरते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? लड़कियां तो बहुत ध्यान से सुन रही थीं। वह देख सकती थी कि ध्रुव का हाथ थोड़ा कांप रहा था। हे, तुमने खोज लिया ना? ध्रुव हंसा। उसने अपना हाथ उठाया और देखा जा सकता था कि वह बहुत लाल हो गया था। यह पहले हुए जोरदार मुक्के की वजह से हुआ था। बिना किसी चैनल के शरीर की जन्मजात गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है, ध्रुव ने आह भरी। हालांकि उसने अपनी त्वचा की ताकत, गति और कठोरता को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए मेटल स्किन रून, लाइट बॉडी रून और रैम्पेजिंग बुल रून की शक्तियां उधार ली थीं। फिर भी उसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा बहुत कमजोर था। थोड़ी सी प्रतिक्रिया उसके शरीर पर हावी हो गई थी, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। प्रशिक्षक ने कहा है कि कुछ जेनेसिस रून्स हैं जो अस्थायी रूप से पूरे शरीर को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप उन्हें सीख लेते हैं तो आपको शक्ति के प्रहार से कोई नुकसान नहीं होगा। तिवालकम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ध्रुव ने सिर हिलाया। ऐसे जेनेसिस रून्स का स्तर कम नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि जेनेसिस रून्स 9 ग्रेड में विभाजित थे। हालांकि ध्रुव ने जिन रून्स का इस्तेमाल किया था वे केवल प्राथमिक स्तर के थे और उन्हें ग्रेड 1 भी नहीं माना जा सकता था। इसलिए वह फिलहाल ऐसे जेनेसिस रून्स नहीं सीख पाया। तिवालकम ने अपने लाल होंठ काटे और चिंतित स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगले महीने होने वाली नवागंतुक परीक्षा में जब तक तुम ग्रेड 1 जेनेसिस रून नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारे शीर्ष 10 में जगह बना पाना मुश्किल है। यदि ध्रुव ने नवागंतुक परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया तो निश्चित रूप से बुरी अफवाहें फैलेंगी। ध्रुव ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि 2 दिन बाद पैतृक भूमि की यात्रा उसे अपनी 8 मध्याह्न नाड़ियों के न दिखने की बड़ी समस्या का समाधान करने में मदद कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस एक ही रास्ता बचा था कि वह अपनी सारी ऊर्जा जेनेसिस रून के अध्ययन में लगाए। बात सिर्फ इतनी थी कि वह वास्तव में केवल जेनेसिस रून्स का अध्ययन करने तक ही सीमित नहीं रह सकते थे। जब तिवालकम ने ध्रुव को चुप होते देखा तो उसने जानबूझकर बात बदल दी। उसकी आंखें सोच में डूब गईं और वह मुस्कुराई। महाराज, क्या मैं आपको मरहम लगाने में मदद करूं? छोड़ो भी, अगर मैं किसी खूबसूरत लड़की का इतना बड़ा तोहफा स्वीकार कर लूंगा तो मुझे डर है कि कोई देख लेगा और मेरे खिलाफ कोई चाल जरूर चलेगा, ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। आखिरकार तिवालकम ग्रेट जो इंस्टीट्यूट में काफी लोकप्रिय थीं। तिवालकम ने नाखुशी से उसकी तरफ आंखें घुमाई। चूंकि तुम इतने डरपोक हो, इसलिए मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे अभी लाइब्रेरी जाकर किताबें ठीक करनी है। ये एक अंशकालिक नौकरी थी जो उसने थोड़ी बहुत कमाई के लिए खुद के लिए ढूंढी थी। आखिरकार उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी और उसे अभी भी अपने दादा की देखभाल करनी थी। इसलिए स्कूल की अवधि के दौरान उसे ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में आमतौर पर कुछ न कुछ काम मिल ही जाता था। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, नए छात्रों की परीक्षा में बस 1 महीना बाकी है और समय बहुत कीमती है। मुझे लगता है कि आपको अपनी मेरिडियन चैनल खोलने में और समय लगाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं महारानी। ध्रुव की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया गया। उसने तिवालकम की ओर देखा। लड़की के लाल होंठ अब थोड़े सिकुड़े हुए थे और वह उसे गौर से देख रही थी। उसकी आवाज धीमी और कोमल थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। आप मुझे इस मुकाम तक लाए हैं जहां मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं, और मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। हालांकि आपने पहले ही कहा था कि हम दोस्त हैं, है ना? ध्रुव अपनी आंखों के सामने खड़ी लड़की को देखकर दंग रह गया। उसकी चमकती आंखों की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जिसे किसी बाहरी व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल होता। यह उसके दिल की गहराइयों में बची हुई गरिमा का वह आखिरी टुकड़ा था जिसे बचाए रखना जरूरी था। वह जानती थी कि जब तक वह मुंह खोलेगी, ध्रुव उसकी हर जरूरत पूरी कर देगा। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो उसके और ध्रुव के रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। उसने शुरू से ही दोनों के बीच के रिश्ते को बहुत सावधानी से निभाया था। ध्रुव महान जनसीन साम्राज्य का राजकुमार था, जिसका दर्जा जितना ऊंचा हो सकता था उतना ऊंचा था, जबकि दूसरी ओर वह एक आम महिला थी। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए यह आसानी से दूसरों की आलोचना का कारण बन जाता था। वह ऐसी आलोचना से नहीं डरती थी, लेकिन वह ध्रुव द्वारा नीची नजर से नहीं देखी जाना चाहती थी। इसलिए महान जो संस्थान में प्रवेश के बाद उसने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उसने अपनी साधना में भी कड़ी मेहनत की ताकि उनके बीच की स्थिति में बड़ा अंतर खत्म हो सके। वह बहुत सफल रही थी। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से सबसे तेज चैनल खोलने वाली प्रतिभा के रूप में हर कोई उसकी प्रतिभा की कद्र करने लगा था। यहां तक कि ध्रुव के पिता देवेश भी उसका नाम सुनने लगे थे। ठीक है, तो लड़की की जिद्दी निगाहों के कारण ध्रुव अंततः हार गया और वह केवल आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा सका और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यह सुनते ही तिवालकम की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। इस बीच उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वह जानती थी कि अगर ध्रुव जिद करेगा तो वह मना नहीं कर पाएगी। बस यह थोड़ा निराशाजनक होगा। कम से कम उसे इतना तो पता था कि ध्रुव ने अब तक उसकी बची खुची गरिमा का सम्मान किया था। उसके मान जाने के फैसले ने उसकी आंखों में एक चमक पैदा कर दी और उसका दिल एक अजीब सी कृतज्ञता से भर गया। महाराज, चिंता न करें, मैं अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखूंगी। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं नवागंतुक परीक्षा में जरूर सर्वोच्च रैंक हासिल करूंगी और ए श्रेणी में प्रवेश पाऊंगी। तिवालकम ने मीठी मुस्कान दी। उसकी चमकदार और खूबसूरत मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। ग्रेट जनसीन इंस्टीट्यूट में 1 दर्जन कक्षाएं थीं और एक क्लास स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत थी। ध्रुव ने सिर हिलाया। उसने एक पल सोचा और फिर अचानक जेनेसिस गैदरिंग जेड निकाल लिया, जिसे उसने पहले कालमेघ के खिलाफ लड़ाई में दांव पर लगाया था। इसके बाद उसने तिवालकम का सुंदर हाथ उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। इसे गलत मत समझिए, मैं इसे आपको दे नहीं रहा बल्कि उधार दे रहा हूं। मैंने अभी तक कोई मेरिडियन चैनल नहीं खोला है और अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ध्रुव ने तुरंत कहा, जब उसने देखा कि तिवालकम इसे अस्वीकार करने वाली है। जब तिवालकम ने ध्रुव की बातें सुनी तो उसने अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को निगल लिया और फिर उसे घूरने लगी। ये आदमी ऐसे कैसे कह सकता है? मैं जा रही हूं। तिवालकम ने जेनेसिस गैदरिंग जेड को पकड़ रखा था और एक हल्की सी खर्राट के साथ वह ध्रुव के पास से निकल गई। इतना विद्रोही फिर भी प्यारा। ध्रुव ने उस लड़की के सुंदर और दुबले पतले शरीर को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह भी जाने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और दूर एक इमारत की ओर देखा तो पाया कि एक सफेद पोशाक पहने आकृति उस समय उसे ब्लेड जैसी तेज नजरों से देख रही थी। पुलाश। जैसे ही ध्रुव ने सफेद कपड़े पहने आकृति को देखा, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। सफेद रंग की आकृति पुलाश मनोर की उत्तराधिकारी पुलाश थी। पुलाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई जब उसने ध्रुव की नजर महसूस की, जबकि ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां उसकी ओर मोड़ लीं। ध्रुव ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। इमारत के ऊपर पुलाश ने ध्रुव को जाते हुए देखा। पुलाश के चेहरे पर एक चंचल भाव उभर आया और वह मन ही मन बुदबुदाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महामहिम अनजाने में ही जेनेसिस रून्स के दांव में इतनी निपुणता हासिल कर लेंगे। पुलाश के पीछे एक सुंदर आकृति निकली। वह एक लंबी और दुबली पतली लड़की थी जिसका रूप भी बहुत सुंदर था। बस एक कमी थी उसके थोड़े पतले होंठ, जिससे वह थोड़ी भद्दी लग रही थी। तिवालकम की तुलना में पुलाश में कुछ आकर्षण की कमी थी। उसने घृणा से उस दिशा में देखा जहां ध्रुव गया था और ठंडी सांस लेते हुए बोली,
उत्पत्ति ऋण आखिरकार एक साइड पार्ट है। चाहे किसी की उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह खुद को बदल नहीं पाएगा और उसकी उम्र की एक सीमा रहेगी। लापरवाही का नतीजा किसी आम इंसान के हाथों मारा भी जा सकता है। वह मुलाक के नाम से जानी जाती थीं और उनके पिता ग्रेट जनसीन के मार्क्विस थे। लोग उन्हें मार्क्विस मुलाक कहते थे और स्वाभाविक रूप से वे बड़े लोगों में से एक थे। इस विषय पर मुलाक और ध्रुव के बीच किसी न किसी तरह का रिश्ता कहा जा सकता है। कई साल पहले देवेश को पता चला कि पुलाश मनोर कितना शक्तिशाली होता जा रहा है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए उसने मार्क्विस मुलाक पर दबाव डालने की योजना बनाई। इसीलिए देवेश ने उनके गुटों के बीच विवाह का प्रस्ताव रखा। उसका इरादा था कि ध्रुव और मार्क्विस मुलाक की बेटी मुलाक का विवाह हो जाए और दोनों कुलों के बीच संबंध मजबूत हों। मार्क्विस मुलाक देवेश के प्रस्ताव को लेकर कुछ हिचकिचा रहे थे। आखिरकार ग्रेट जनसीन का शाही परिवार पतन की ओर था और एकमात्र उत्तराधिकारी ध्रुव अपनी मध्याह्न रेखाएं खोलने में असमर्थ थे। इसके अलावा मार्क्विस मुलाक पर बेहद स्नेह करते थे और इसलिए उन्होंने उससे उसके विचार पूछे। मुलाक एक बेहद घमंडी लड़की थी और उसे लगता था कि ध्रुव बस एक अपंग राजकुमार है। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यहां तक कि यह भी फैला दिया कि महाराज एक मेंढक हैं जो हंस का मांस खाना चाहते हैं। यह उस समय एक लोकप्रिय मजाक भी बन गया था। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर मार्क्विस मुलाक ने इसे देवेश को अस्वीकार करने का कारण बताया। हालांकि यह मामला बहुत पहले हुआ था, लेकिन मुलाक को स्वाभाविक रूप से अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस हुआ जब उसने अब ध्रुव को देखा। वही ध्रुव जिसे उसने एक बार मेंढक कहा था। उसकी बातें सुनकर पुलाश हंसी और सिर हिलाया। इस नवागंतुक परीक्षा में भाग लेने वाले उच्च रैंक वाले छात्र पहले ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हमारे राजकुमार ध्रुव को लगता है कि वह जेनेसिस रून्स में थोड़ी सी भी दक्षता के साथ इसमें सफल हो जाएंगे तो मैं उनकी सारी इज्जत लूट सकता हूं। इस बिंदु पर वह रुक गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि तिवालकम की प्रतिभा वाकई अद्भुत है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर कोई मौका मिले तो हमें उसे अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ये शब्द सुनते ही मुलाक के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह तो बस एक मामूली लड़की है जिसने 3 मेरिडियन चैनल खोल लिए हैं। अगर हम उसे मना नहीं सकते तो हमें उसे अपंग बनाने का कोई मौका ढूंढना चाहिए। मुलाक एक कुलीन परिवार से थीं और बेहद प्रतिभाशाली भी थीं। अतीत में वह निस्संदेह महान जनसीन संस्थान की सबसे चमकदार मोती थीं। हालांकि तिवालकम के प्रकट होने के बाद से उनकी चमक दब गई थी। इस वजह से निस्संदेह मुलाक को यह आम लड़की तिवालकम बेहद नापसंद लगी। पुलाश स्वाभाविक रूप से मुलाक की तिवालकम के प्रति नापसंदगी को सुन पा रहा था। वह हंस पड़ा और इस बारे में कुछ नहीं बोला। इसके बजाय वह बस ध्रुव की गायब होती हुई आकृति को देखता रहा। लगता है इस ध्रुव को अब खुद पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। इसीलिए वो भविष्य में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति पर भरोसा करने का इरादा रखता है। ध्रुव, आह ध्रुव, जनसीन वंश का पवित्र आदिम विनाश बाघ सचमुच एक अपंग आदिम विनाश बाघ बन गया है। चूंकि ऐसा है तो तुम्हारा जनसीन वंश खत्म हो जाएगा